जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं बहुत नाजुक था। पांचों बड़े खानदानों की मुखियाएं मुझे अपना दामाद बनाना चाहती थीं। मां के पास हां कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तय हुआ कि मेरे 22वें जन्मदिन पर मैं उन्हीं 5 परिवारों में से अपनी दुल्हन चुनूंगा। सबको लगता था कि मैं सिल्विया को चुनूंगा, वो लड़की जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था। लेकिन इस बार मैंने अपनी बचपन की दुश्मन लूना को चुना, क्योंकि पिछली जिंदगी में मैंने सिल्विया को चुना था और हमारी शादी से ठीक एक दिन पहले उसका प्लेन क्रैश हो गया। उसकी लाश तक कभी नहीं मिली। मैं पागलों की तरह 20 साल तक उसे ढूंढता रहा। फिर एक बारिश भरी रात मैंने उसे देखा। जिस औरत को मैं मरा हुआ समझता था, वो दीवार से लगी हुई लियो को किस कर रही थी। पास में एलेना और सेरेना खड़ी थीं। दोनों बस उन्हें खत्म होने का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही वो अलग हुए, दोनों तुरंत आगे बढ़ीं। एक ने लियो के कंधों पर कोट डाला, दूसरी ने उसके हाथ में फल रख दिए। उनकी आंखों में सिर्फ प्यार था। उनमें से एक धीरे से बोली, इतनी देर तक किस किया? देखो उसके होंठ तक सूज गए हैं। लियो, सिल्विया के साथ विदेश में ही रहना। जेवियर को हम संभाल लेंगे। वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। सिल्विया बहुत पहले से लियो से प्यार करती थी। उसने अपनी मौत का नाटक सिर्फ उसके साथ भागने के लिए किया था। और बाकी तीनों औरतें भी लियो से ही प्यार करती थीं। उनकी हर मुस्कान, हर प्यार भरी बात, सब झूठ था। वो सिर्फ मुझे उलझाए रखना चाहती थीं, ताकि मैं उस आदमी के रास्ते में कभी ना आऊं जिससे वो सच में प्यार करती थीं। सच सामने आते ही मैं भागने लगा और सीधे एक कार के सामने जा पहुंचा। सड़क के दूसरी तरफ वो चारों बस खड़ी होकर मुझे मरते हुए देखती रही। मेरे पास सिर्फ एक इंसान आया, लूना, मेरी बचपन की दुश्मन। वो लड़की जिससे मैंने हमेशा बुरा व्यवहार किया था। वो मेरी कब्र के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। तभी एक आवाज ने मुझे वापस खींच लिया। जेवियर, क्या तुम सुन रहे हो? मैंने धीरे से गहरी सांस ली। मेरी उंगलियां हल्का कांप रही थीं। मां, मैंने धीमे से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। अपने 22वें जन्मदिन की पार्टी में मैं लूना को अपनी होने वाली पत्नी घोषित करूंगा। उसे जितनी जल्दी हो सके वापस बुला लीजिए। मैं थोड़ी देर रुका, फिर शांत लेकिन पक्की आवाज में बोला, आप और पापा खुद जाकर उसे लाएं, वरना शायद वो नहीं आएगी। मां मेरी वजह नहीं समझ पाई, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी हर बात मानी थी। उन्होंने हल्की सांस छोड़ी। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम कल स्विट्जरलैंड जाते हैं। कॉल कटते ही मैंने लंबी सांस छोड़ी। मैं ऊपर अपने कमरे में गया और अलमारी का छिपा हुआ हिस्सा खोला। अंदर 4 गिफ्ट बॉक्स सलीके से रखे थे। सिल्विया का दिया हुआ डायमंड नेकलेस, एलेना की लिमिटेड एडिशन घड़ी, सेरेना की खरीदी हुई पेंटिंग और एवा का बनाया हुआ खास परफ्यूम। हर चीज बहुत महंगी थी, लेकिन पिछली जिंदगी की तरह हर चीज झूठ थी। मैंने सारे बॉक्स उठाए और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। मैं अभी गार्डन तक पहुंचा ही था कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। लियो की आंखें लाल थीं। उसकी आवाज भारी लग रही थी। सिल्विया, यंग मास्टर का 22वां जन्मदिन आने वाला है। वो तुम्हें इतना पसंद करते हैं। वो जरूर तुम्हें ही चुनेंगे। तुम जल्दी किसी की पत्नी बनने वाली हो। मैं अब ये सब नहीं कर सकता। यंग मास्टर ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया और मैं उनकी पीठ पीछे तुमसे प्यार करता रहा। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। उसने सिर झुका लिया। उसकी आवाज और धीमी हो गई। तुम देश के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक की वारिस हो और मैं बस एक गरीब छात्र हूं। अगर ये फैमिली की मदद ना होती तो मैं पढ़ भी नहीं पाता। हमें भूल जाओ, सब भूल जाओ। मेरे कदम धीमे पड़ गए। थोड़ी दूर चारों औरतें लियो और सिल्विया के आसपास खड़ी थीं। उनके चेहरे उदास थे। सिल्विया ने तुरंत लियो की कलाई पकड़ ली। तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? भले ही वो मुझे चुन लें, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। चिंता मत करो, मैंने सब प्लान कर लिया है। अगर वो मुझे चुनते हैं तो शादी से एक दिन पहले मैं प्लेन क्रैश करवा दूंगी। मैं सब छोड़कर तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। लियो, चिंता मत करो। एलेना ने धीरे से रुमाल आगे बढ़ाया। तुम दोनों के भागने के बाद हम तीनों जेवियर को पूरी तरह उलझाए रखेंगे। वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। सेरेना हल्का हंसते हुए बोली, हां, तुम बस आराम से सिल्विया के साथ चले जाना। जब तक हम हैं, तुम्हें किसी बात का डर नहीं। एवा की आवाज नरम थी। लियो ने होंठ काटे। उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर यंग मास्टर को पता चल गया तो वो टूट जाएंगे। चारों ने एक साथ कहा, हमें सिर्फ तुम्हारी परवाह है। वो जिए या मरे, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़कर जोर से दबा दिया हो। हाँ, मेरे जीने या मरने से उन्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछली जिंदगी में वो ये साबित कर चुकी थीं। मैंने अपना चेहरा बिल्कुल शांत रखा।
और गिफ्ट बॉक्स उठाए आगे बढ़ गया। मेरे जूतों की आवाज पत्थरों पर साफ गूंज रही थी। यंग मास्टर, लियो का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबरा कर मेरी तरफ भागा। आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कचरा फेंकने आया हूं, मैं मदद कर देता हूं। वो बॉक्स पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ई फैमिली ने मेरी यूनिवर्सिटी की फीस दी है। मैंने कहा था ना, मैं एहसान चुकाऊंगा। जरूरत नहीं, मैंने ठंडे स्वर में कहा। प्लीज मेरे साथ इतना फॉर्मल मत बनिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक लियो का पैर फिसल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों सीधे पास के पूल में गिर गए। बर्फ जैसा ठंडा पानी हमें पूरी तरह निगल गया। मुझे तैरना नहीं आता था। मैं घबराकर ऊपर आने की कोशिश करने लगा। चारों औरतें एक साथ पानी में कूदी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने देखा वो सब लियो तक पहुंचने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ रही थीं और मैं नीचे डूबता जा रहा था। पानी मेरी नाक में भरने लगा। धुंधली नजर से मैंने सिल्विया को लियो को बाहर खींचते देखा। एलेना ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाल दी। सेरेना उसके सीने पर दबाव देने लगी। एवा ने एम्बुलेंस को कॉल किया। फिर सिल्विया ने दोनों हाथों से लियो का चेहरा पकड़ा और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। मैं पूल के किनारे जड़ होकर खड़ा रह गया। सिल्विया को लियो को माउथ टू माउथ देते हुए देखता रहा। मेरे बालों से ठंडा पानी टपक रहा था, लेकिन मेरे अंदर जो ठंड थी उसके सामने वो कुछ भी नहीं थी। पिछली जिंदगी में सिल्विया हमेशा ठंडी और दूर रहती थी। जब भी मैं उसे छूता वो बार बार हाथ धोती थी। मैं खुद को समझाता रहा कि उसे बस सफाई की आदत है, कि वो बस लड़कों से दूरी बनाकर रखती है, कि एक दिन मैं धीरे धीरे उसका दिल जीत लूंगा। लेकिन अब मुझे सच पता चल चुका था। वो पहले से ही किसी और से प्यार करती थी। मैं कभी उसकी नजरों में था ही नहीं। मैं पूरी ताकत लगाकर पूल के किनारे तक खुद को घसीटने लगा। मेरे नाखून जमीन में धंस गए। मैं मर नहीं सकता। मुझे अभी लूना से शादी करनी है। थोड़ी दूर सिल्विया आखिरकार लियो से अलग हुई। लियो 2 बार खांसा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। सिल्विया के चेहरे पर तुरंत राहत दिखने लगी। उसने उसे सहारा देकर उठाया। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूं, इतना कहकर वो मुड़ी और बिना मेरी तरफ देखे चली गई। मैं पूरी तरह भीगा हुआ कांप रहा था, लेकिन उसने एक नजर तक नहीं डाली। उसी समय बाकी तीनों औरतों को जैसे अचानक मेरा ध्यान आया। उन्होंने मुझे अकेले जमीन पर चढ़ते देखा। सबसे पहले एलेना मेरी तरफ भागी। आज उसने पीले रंग की ड्रेस पहनी थी। इतनी अफरा तफरी में भी वो हमेशा की तरह शांत और खूबसूरत लग रही थी। सेरेना और एवा भी उसके पीछे आ गईं। जेवियर, तुम ठीक हो? एलेना ने मुझे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। हमने लियो को तुम ही समझ लिया, सेरेना जल्दी से बोली। एवा ने मुझे तौलियां पकड़ाया। हाँ, पानी बहुत धुंधला था, हम पहचान नहीं पाए। मैंने तौलिया ले लिया। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। कितना घटिया बहाना था। पूल का पानी बिल्कुल साफ था। वो हमें पहचान नहीं पाई। ऐसा हो ही नहीं सकता था। हम तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे, एलेना ने नरमी से कहा। मैंने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती थीं। उन्हें बस लियो से मिलने का बहाना चाहिए था। जरूरत नहीं, मैंने तौलिया वापस उनकी तरफ फेंक दिया। मैं ठीक हूं। ऐसे कैसे? सेरेना तुरंत बोली। तुम पूरी तरह भीग चुके हो। अगर तुम्हें बुखार आ गया तो? मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर हॉस्पिटल जाना है तो खुद चले जाओ। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एवा फिर बोली, लेकिन चोट तो हमें नहीं लगी। हम वहां क्यों जाएंगे? प्लीज नाराज मत हो। हमने सच में तुम्हें लियो समझ लिया था। हम कुछ दिनों की छुट्टी ले लेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। इसे हमारी गलती की भरपाई समझ लो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और वहां से चला गया। मेरे भीगे हुए कपड़े शरीर से चिपके हुए थे। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन मेरी पीठ सीधी थी और मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले कुछ दिनों में उन तीनों ने मुझे मनाने की पूरी कोशिश की। एलेना ने पेरिस फैशन वीक से नया डिजाइनर सूट भेजा। सेरेना ने एक दुर्लभ गुलाबी हीरों का नेकलेस मंगवाया और एवा ने तो सीधे लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार मेरे घर भेज दी। जेवियर, आज रात एक ऑक्शन गाला है। एलेना ने मुस्कुराते हुए मुझे निमंत्रण दिया। मेरे साथ चलो, तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैंने उनके उत्साहित चेहरे देखे और मन ही मन हंस पड़ा। गाला की जगह बेहद शानदार थी। जहां तक नजर जाती बस सोना और चमकता हुआ कांच दिखाई देता था। मैं आराम से अंदर चला, लेकिन अगले ही पल रुक गया। वीआईपी सेक्शन में सिल्विया बड़े ध्यान से लियो को उसकी सीट तक ले जा रही थी। उसका फिटेड सूट उसे और लंबा और आकर्षक दिखा रहा था। वो बादाम जैसी आंखें
जिन्होंने कभी मुझे दीवाना बना दिया था, अब उनमें नरमी सिर्फ लियो के लिए थी। सिल्विया की नजर मुझ पर पड़ी। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं, फिर मेरी तरफ चली आई। उसकी आवाज बिल्कुल बिजनेस डील जैसी ठंडी थी। तुम्हारी माँ ने बताया तुम दुल्हन चुनने वाले हो? मैंने उसकी ठंडी नजरों में देखा। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वापस लियो के पास चली गई, जैसे वो किसी बहुत कीमती चीज की रक्षा कर रही हो। एलेना जल्दी से मेरे पास आई। उसने हल्के से मेरे कंधे पर हाथ रखा। जेवियर, उदास मत हो। सिल्विया को पता ही नहीं वो क्या खो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारी अहमियत नहीं समझता। सेरेना ने अपने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा ठीक किया। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची लग रही थी। बिल्कुल, हम तीनों तुम्हें पसंद करते हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। एवा ने पास से गुजरते वेटर से शैंपेन का गिलास लिया और मेरे हाथ में रख दिया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। पी लो। जेवियर, उन बातों के बारे में मत सोचो जो तुम्हें दुख देती हैं। मैंने उन तीनों को देखा। उनकी आंखें प्यार से भरी हुई लग रही थीं और मेरे होंठों पर खुद पर हंसने वाली मुस्कान आ गई। मैं ठीक हूं। एलेना मेरे थोड़ा करीब झुकी। उसकी गर्म सांस मेरे कानों को छू गई। लेकिन सच बताओ जेवियर, तुमने सालों पहले लूना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 लड़कियां बची हैं, तो हम में से किसे चुनने वाले हो? हम सब जानने के लिए बहुत बेचैन हैं। मैं कहना चाहता था कि मैं तुम में से किसी को नहीं चुनूंगा, लेकिन मेरे मुंह से निकला, बहुत जल्द पता चल जाएगा। कमरे का माहौल अजीब सा हो गया। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। पिछली जिंदगी में मैंने पूरे 20 साल तक दर्द झेला था। कुछ दिनों की बेचैनी, उसके सामने कुछ भी नहीं थी। ऑक्शन शुरू होने के बाद वो तीनों बार बार मुझसे पूछती रहीं कि मुझे क्या पसंद आया, और हर बार मैं बस सिर हिला देता। दूसरी तरफ लियो जिस चीज को एक बार देख लेता, सिल्विया उस पर बोली लगा देती। डायमंड नेकलेस, पुरानी पॉकेट वॉच जेड का, ब्रेसलेट। मैंने बस एक नजर डाली। अब इन चीजों से मेरे अंदर कुछ भी महसूस नहीं होता था। मेरा दिल पूरी तरह शांत था। मैं खाली चेहरे के साथ सामने देखता रहा। तभी आखिरी आइटम की घोषणा हुई। जैसे ही ऑक्शनर ने लाल कपड़ा हटाया, मेरी आंखें सिकुड़ गईं। वो मेरे दिवंगत गुरु की आखिरी पेंटिंग थी, स्प्रिंग में धुंधले पहाड़। उस पेंटिंग के ब्रश स्ट्रोक देखते ही मुझे उनके आखिरी दिनों की कमजोर उंगलियां याद आ गईं। मेरी यादों में वो हमेशा प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहते थे, ये पेंटिंग मेरी पूरी जिंदगी का काम है। अब वो इस दुनिया में नहीं थे। उनकी पत्नी हर दिन रोती रहती थी, अगर मैं ये पेंटिंग जीत लेता तो शायद उन्हें थोड़ा सहारा मिल जाता। 5 मिलियन। मैंने बिना सोचे अपना पैडल उठा दिया। उसी समय लियो ने सिल्विया की बाजू पकड़ी। ये पेंटिंग बहुत सुंदर है। सिल्विया ने तुरंत पैडल उठा दिया। 10 मिलियन। मैंने दांत भींच लिए। 20 मिलियन। कीमत लगातार बढ़ती गई। पूरा हॉल शांत हो गया। मेरी नजर के कोने से मैंने देखा, एलेना, सेरेना और एवा ने धीरे से अपने पैडल नीचे कर दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि लियो उस पेंटिंग को चाह रहा था। कितनी मजाक की बात थी। सिर्फ 10 मिनट पहले वो कह रही थीं कि मेरे लिए कुछ भी खरीद लेंगी। मेरे नाखून हथेली में धंस गए। मैंने फिर से पैडल उठा दिया। 50 मिलियन, 80 मिलियन, 100 मिलियन। आखिर में सिल्विया जीत गई। जब वो भुगतान करने के लिए उठी तो उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं वहीं खड़ा था, चेहरा सफेद पड़ चुका था। जेवियर, परेशान मत हो, एलेना ने जल्दी से कहा। अगर तुम्हें यह पेंटिंग इतनी पसंद है तो मैं अभी बैकस्टेज जाकर देखती हूं। शायद ऐसी कोई और मिल जाए। मैं तुरंत तुम्हारे लिए ले आऊंगी, एलेना ने जल्दी से कहा। मैं भी चलती हूं, सेरेना तुरंत बोली। मैं भी, एवा ने भी साथ दिया। मैंने गहरी सांस ली, दिल में उठ रही कड़वाहट को दबाया और सीधे लियो की तरफ बढ़ गया। वो हमेशा की तरह सबके बीच खड़ा था, जैसे कोई राजा हो। इस पेंटिंग की कीमत बोलो। मेरी आवाज डरावनी तरह से शांत थी। लियो हल्का सा हंसा, उसकी आंखों में संतोष की चमक उभरी। तो महान यंग मास्टर को भी कभी कभी भीख मांगनी पड़ती है। उसने सिर थोड़ा टेढ़ा किया। चेहरे पर मासूमियत का नकली भाव था। लेकिन हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अभी मेरा ये पेंटिंग बेचने का मन नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें सच में चाहिए तो घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी सांस हल्की सी अटक गई। औरतों के सामने हमेशा कमजोर और मासूम दिखने वाला ये आदमी मेरे सामने आते ही घमंडी और जहरीला बन जाता था। इसीलिए मैं कभी लियो को सहन नहीं कर पाया, ना इस जिंदगी में, ना पिछली में। आज तक समझ नहीं आया वो चारों उसमें ऐसा क्या देखती हैं। मैंने मुट्ठी भींच ली। मैंने कहा ना, पैसों की बात नहीं है, मुझे बस तुम्हें घुटनों पर देखना है।
लियो की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मेरी नजर उस पेंटिंग पर गई जिसे वो लापरवाही से हाथ में पकड़े था। वो मेरे गुरु की आखिरी पेंटिंग थी, एक ऐसी चीज जिसके लिए उनकी पत्नी हर दिन रोती थी। उनका आंसुओं से भरा चेहरा याद आते ही लगा जैसे किसी ने मेरा दिल कसकर पकड़ लिया हो। ठीक है, मैं घुटनों पर बैठता हूं। पूरा हॉल मुझे देख रहा था और मैं सबके सामने धीरे धीरे एक घुटने पर बैठ गया। ठंडा मार्बल मेरी पैंट के पार महसूस हो रहा था, लेकिन वो ठंड मेरे अंदर की ठंड के सामने कुछ भी नहीं थी। मैं धीरे से खड़ा हुआ। मेरी आवाज अब भी बेहद शांत थी। अब क्या तुम मुझे ये पेंटिंग दोगे? अचानक लियो मुस्कुराया। उस मुस्कान में कुछ बहुत डरावना था। उसने मेरे सामने ही दोनों हाथों से फ्रेम पकड़ा और कैनवास को बीच से फाड़ दिया। कपड़े के फटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, जैसे किसी ने हवा को चीर दिया हो। मेरे अंदर गुस्सा एकदम से फूट पड़ा। मैंने हाथ उठाया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल सिल्विया की आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। तुम कर क्या रहे हो? लियो ने अपना चेहरा पकड़ लिया और रोने लगा। यंग मास्टर को मत डांटिए, गलती मेरी है। मुझे आपके साथ यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी पतली उंगलियां सिल्विया की जैकेट कसकर पकड़े थीं। उसकी आवाज ठीक सही समय पर टूट गई। यंग मास्टर आपको पसंद करते हैं। आपको मेरे लिए इतनी चीजें खरीदते देख उन्हें गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। अचानक लियो ने सिल्विया को जोर से धक्का दिया और पीछे लड़खड़ा गया। तो फिर मैं हमेशा के लिए गायब हो जाता हूं। इतना कहकर वो तेजी से फर्श से छत तक बने कांच की खिड़की की तरफ भागा। लियो! सिल्विया की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांच टूटने की आवाज और नीचे गिरने की भारी धप्पा मेरे कानों में तेजी से गूंजने लगी। मैं तुरंत खिड़की तक भागा। नीचे लियो खून के तालाब में पड़ा था, बिल्कुल टूटी हुई तितली जैसा, लेकिन उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे हुए थे। वो मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कान जैसे उसे वही मिल गया हो जो वो चाहता था। सिल्विया पूरी तरह टूट गई, उसकी आंखें लाल थीं। वो खून में भीगे लियो को अपनी बाहों में उठाए हुए थी। उसकी आवाज कांप रही थी, कोई इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जिंदा चीर देना चाहती हो। जेवियर, बेहतर होगा तुम दुआ करो कि लियो को कुछ ना हो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हॉस्पिटल के सफेद गलियारों में समय जैसे रुक गया था। एक डॉक्टर भागते हुए आया, उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। मरीज का बहुत खून बह चुका है, उसे तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। लेकिन उसका ब्लड ग्रुप RH नल है और अभी हॉस्पिटल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका है। सिल्विया तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें चाकू जैसी ठंडी थीं। मैं बॉडीगार्ड्स के बीच दबा हुआ था। तुम्हारा भी RH नल ब्लड ग्रुप है। हॉस्पिटल बेड पर लेटा लियो धीरे से आंखें खोलता है। यंग मास्टर पहले से कमजोर हैं, प्लीज उनसे मेरे लिए खून मत लीजिए। क्या अभी ये सब सोचने का समय है? सिल्विया की आवाज कांप गई। तुम अभी भी उसकी चिंता कर रहे हो? लियो, तुम इतने अच्छे क्यों हो? उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज बेहद नरम हो गई, जैसे वो किसी डरे हुए बच्चे को शांत कर रही हो। लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। इसे पकड़ लो। मुझे जोर से ऑपरेशन टेबल पर धक्का दिया गया। ठंडी धातु मेरी पीठ से टकराई। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मेरे पैर पास की ट्रे से टकराए, सारे उपकरण जमीन पर गिर गए। इसे मजबूती से पकड़ो, सिल्विया चिल्लाई। 3-4 बॉडीगार्ड्स ने मेरे हाथ पैर दबा दिए। मेरे बाल बिखर चुके थे। संघर्ष में मेरा सूट भी फट गया। सिल्विया, मैं उसका नाम चीखता रहा जब तक मेरी आवाज टूट नहीं गई। उस आवाज में ऐसी बेबसी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हें इसका पछतावा होगा, पछताना तुम्हें चाहिए, सिल्विया ठंडे स्वर में बोली। फिर उसने खुद मेरे हाथ की नस में सुई घोंप दी। खून धीरे धीरे ट्यूब में बहने लगा। लगातार रुके बिना मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उसी पल मैं फिर से पिछली जिंदगी की उस बरसाती रात में लौट गया। तेज हेडलाइट्स, ब्रेक की चीखती आवाज और सड़क के उस पार खड़ी सिल्विया और बाकी औरतों की ठंडी नजरें। सिर्फ लूना, मेरी बचपन की दुश्मन, वो लड़की जिससे मैं हमेशा नफरत करता था, बारिश में लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ भागी थी। उसने मेरे टूटे हुए, खून से लथपथ शरीर को कांपते हाथों से पकड़ लिया था। ऑपरेशन टेबल पर मेरे आंसू और खून एक साथ बह रहे थे, जैसे फीके दुख भरे फूल खिल रहे हों। लूना, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई और ठंडी हवा में खो गई। जब मैंने आंखें खोली तो तेज रोशनी से बचने के लिए मैंने तुरंत हाथ आंखों पर रख लिया। मेरे हाथ पर सुइयों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे।
जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था वो उसकी खामोश याद थे। जेवियर, आखिर तुम जाग गए। सबसे पहले एलेना मेरे बेड के पास आई। उसकी आंखें, जो हमेशा प्यार और गर्माहट से भरी रहती थीं, अब चिंता से भरी हुई थीं। उसने धीरे से मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सॉरी। हम उसे रोक नहीं पाए। सेरेना की आवाज हमेशा की तरह नरम थी। सिल्विया ने इस बार हद कर दी। वो तुम्हें जबरदस्ती खून देने पर कैसे मजबूर कर सकती है? एवा ने मुझे गर्म पानी का कप पकड़ाया। थोड़ा आराम करो, हम अभी जाकर सिल्विया से बात करते हैं। मैं चुपचाप उनका ये अधूरा नाटक देखता रहा। मेरा गला सूख रहा था। ये सब मेरे लिए नया नहीं था। पिछली जिंदगी में भी जब जब सिल्विया मुझे ठुकराती थी, ये तीनों हमेशा मेरे पास आ जाती थीं। मीठी बातें करके खालीपन भर देती थीं और फिर कोई बहाना बनाकर लियो के पास चली जाती थीं। जरूरत नहीं, मैंने भारी आवाज में कहा। मैं अकेला रहना चाहता हूं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबसे पहले एलेना उठी। ठीक है, अभी आराम करो, हम बस थोड़ी देर में वापस आते हैं। तीनों जल्दी जल्दी बाहर निकल गईं। दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ था। मैं उसी छोटे से खुले हिस्से को देखता रहा और बाहर से उनकी धीमी आवाजें सुनाई दीं। क्या लियो होश में आ गया? सिल्विया उसके पास से हट ही नहीं रही। चलो पहले उसकी पसंदीदा जगह से मिठाई ले आते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं हंस पड़ा। इतना हंसा कि आंखों से आंसू निकल आए। मैं बहुत थक चुका था। इतना थक गया था कि अब उनके झूठ उजागर करने की ताकत भी नहीं बची थी। अगले कुछ दिनों तक मैं अकेला वार्ड में पड़ा रहा। हर बार जब नर्स मेरी पट्टियां बदलने आती तो वो मुझे ऐसे देखती जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में बस चुप रह जाती। आज भी आपके दोस्त नहीं आए। मैं बस सिर हिला देता। मेरी नजर बेड के पास रखे लिली के फूलों पर चली गई। वो मुरझाने लगे थे। एलेना ने 3 दिन पहले भेजे थे। उनकी पंखुड़ियां पीली पड़ चुकी थीं, किनारों से सिकुड़ रही थीं, बिल्कुल उन औरतों की नकली चिंता की तरह। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। सेरेना का मैसेज था। जेवियर, कंपनी में बहुत जरूरी काम आ गया है। हमें कुछ समय के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। हमने तुम्हारी देखभाल के लिए सबसे अच्छा केयर टेकर रखा है, चिंता मत करना। फिर एवा का मैसेज आया। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। फिर एलेना, अच्छे से आराम करो, वापस आकर हम तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा फ्रेंच रेस्टोरेंट ले जाएंगे। मैंने फोन एक तरफ फेंक दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो आई या नहीं, लेकिन जिन केयर टेकरों को उन्होंने रखा था उन्हें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हद से ज्यादा लापरवाह। एक बार उबलता हुआ पानी मेरे हाथ पर गिर गया। कभी खून ट्यूब में वापस भर गया और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। पट्टियां बदलते समय वो इतनी जोर से गॉज खींचते कि दर्द से मेरा शरीर कांप उठता। मेरे घाव भरने की बजाय और खराब होते गए, नई जलने, नए नीले निशान। आखिरकार मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई। मैं डिस्चार्ज ले रहा हूं। सबके मना करने के बावजूद मैंने खुद अपने डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दिए। उसी समय एलेना, सेरेना और एवा भी अपना तथाकथित कंपनी का काम खत्म करके लौट आईं और मुझे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगीं। जैसे ही हम वीआईपी वार्ड के पास से गुजरे, अंदर से एक नरम आवाज सुनाई दी, एक चम्मच। और सिल्विया की आवाज प्यार से भरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। मेरे कदम धीरे हो गए। आधे खुले दरवाजे से मैंने अंदर देखा। सिल्विया बड़े ध्यान से लियो को सूप पिला रही थी। उसकी लंबी पतली उंगलियां बेहद सावधानी से चल रही थीं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को छू रही हो जो जरा सी चोट से टूट जाएगी। पास से गुजरती एक नर्स ने दूसरी से धीरे से कहा, वो कई दिनों से उसके पास से हिली तक नहीं, कंपनी की मीटिंग्स तक छोड़ दी। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। बिना सोचे मेरी उंगलियां जैकेट के किनारे पर कस गईं। एलेना तुरंत आगे बढ़ी। उसके खूबसूरत चेहरे पर सहानुभूति आ गई। उदास मत हो। सिल्विया को समझ ही नहीं कि वो क्या खो रही है। सेरेना की आवाज नरम थी। जन्मदिन की पार्टी में तुम हम तीनों में से किसी एक को चुन सकते हो। एवा भी पास झुक गई। हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, वादा है? मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मेरी आंखें पूरी तरह ठंडी थीं। मैं किसी को नहीं चुनना चाहता। मैंने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। हर शब्द जानबूझकर बोला। तुम में से किसी को भी नहीं, एक को भी नहीं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके होंठों पर वही डीली मुस्कान थी। उन्हें लगा मैं बस गुस्से में बच्चों जैसी जिद कर रहा हूं। अचानक एवा आगे झुकी। जेवियर, ऐसा करते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब चलते हैं, तुम्हारा मन बदल जाएगा। मैंने बिना भाव के सिर हिला दिया। मेरा जाने का मन नहीं है, ऐसा मत करो। ताजी हवा तुम्हारी रिकवरी के लिए अच्छी होगी। एलेना ने मेरा हाथ पकड़ा।
और मुझे कार की तरफ ले जाने लगी। चलो। रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब। चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ था। हवा में ताजी घास की खुशबू थी, लेकिन मुझे सिर्फ अंदर तक उतरती ठंड महसूस हो रही थी। जेवियर, कोई घोड़ा चुनो और थोड़ा राइड करो, सेरेना ने मुझे हेलमेट पकड़ाते हुए कहा। हम तब तक कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। मैंने चुपचाप हेलमेट ले लिया, बिना सोचे एक शांत सी घोड़ी चुन ली। इस समय मैं बस इन लोगों से दूर जाना चाहता था। घोड़ी धीरे धीरे दौड़ने लगी। हवा मेरे चेहरे से टकराई और कुछ पल के लिए मैं सब भूलने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा आराम महसूस किया, दूर अचानक शोर मच गया। पता नहीं कहां से सैकड़ों घोड़े मेरी तरफ भागते हुए आने लगे। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत अपनी घोड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से लगाम खींची, लेकिन डरी हुई घोड़ी किसी बात पर काबू में नहीं आ रही थी। अगले ही पल मैं काठी से उछलकर जमीन पर जा गिरा। पहला खुर सीधे मेरे पैर पर पड़ा। हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। फिर दूसरा खुर, तीसरा। मैं घास पर सिकुड़कर पड़ा रहा। धीरे धीरे मेरा खून नीचे की हरी घास को लाल करने लगा। होश जाने से ठीक पहले मैंने मुश्किल से 3 आकृतियां देखीं, दूर खड़ी हुईं, बिना हिले, बस मुझे देख रही थीं। जब मैंने फिर से आंखें खोलीं, तो तेज सफेद रोशनी से मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मेरा पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। हल्की सी हरकत भी आग जैसे दर्द दे रही थी। तभी बाहर से सिल्विया की ठंडी आवाज सुनाई दी। मैंने सांस रोक ली। तुम लोगों ने हद कर दी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि उससे थोड़ा खून दिलवा दो, लेकिन तुमने केयर टेकरों को रिश्वत देकर उसे तकलीफ दी, फिर जानबूझकर सैकड़ों घोड़े छोड़ दिए और उसे इस हालत में पहुंचाया। उसके पूरे शरीर में फ्रैक्चर हैं, वो लगभग मर ही गया था। किसने कहा था उसे लियो के खिलाफ जाने के लिए? एवा की आवाज हल्की और लापरवाह थी, और उसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया। ये तो बस छोटा सा सबक था। हर दिन उससे प्यार का नाटक करते करते अब मुझे घिन आने लगी है। एलेना के शब्द झर की तरह मेरे सीने में उतर गए। अगर लियो ना होता तो कौन उसके साथ ये सब खेल खेलता? मैंने अपने होंठ इतनी जोर से दबाए कि खून का स्वाद आने लगा। तो ये सब वही लोग थे, उबलता पानी, खून का वापस ट्यूब में भरना, घोड़ों की भगदड़, सब कुछ पहले से प्लान किया गया था, सिर्फ लियो का बदला लेने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा था। भले वो मुझसे प्यार नहीं करती थीं, लेकिन हम साथ बड़े हुए थे। वो मेरे बाल बिखेर कर मुझे लिटिल जेवियर कहती थीं। जब मैं बीमार पड़ता तो सारी रात मेरे पास बैठी रहती थीं। मेरे जन्मदिन के लिए सरप्राइज प्लान करती थीं, और अब एक ऐसे आदमी के लिए जिसे वो बस कुछ महीनों से जानती थीं। उन्होंने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। मेरा मन कर रहा था कि दरवाजा खोलकर उनसे जवाब मांगूं, इतना चिल्लाऊं कि आवाज ही खत्म हो जाए, लेकिन तभी दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और मैं फिर से अंधेरे में डूब गया। जब दोबारा आंख खुली तो पता नहीं कितना समय बीत चुका था। कमरा खाली था, सिर्फ फोन की स्क्रीन चमक रही थी। 3 अनरीड मैसेज। जेवियर, हमें बहुत अफसोस है, हमारी गलती थी। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। हमें खुद पर शर्म आ रही है। हम तुम्हारे लिए कुछ खास लाने विदेश गए हैं। अच्छे से आराम करो, हमारा इंतजार करना। तुम्हें जो चाहिए हम लेकर आएंगे। मैंने फोन नीचे रख दिया। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। अब दुख महसूस करने की ताकत भी नहीं बची थी। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता था। उनकी झूठी चिंता का एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। मैं बस अकेले रहकर ठीक होना चाहता था। लेकिन उसी दिन दरवाजा खुला। लियो अंदर आया। उसके जूतों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वो पूरी तरह ठीक दिख रहा था और मैं सिर से पैर तक पट्टियों में लिपटा हुआ था। सुना है तुम्हें काफी चोट लगी। उसकी खुश आवाज के पीछे छुपी क्रूरता साफ महसूस हो रही थी। सिल्विया हर दिन मेरे पास रहती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, मुझे सुलाती है। उसने सिर हल्का झुकाया। चेहरे पर वही नकली मासूमियत थी। और तुमको देखो, एक भी इंसान मिलने नहीं आया। कितना दुखद है ना। मैंने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। कुछ मदद चाहिए? अचानक लियो ने हाथ बढ़ाया और मेरे टूटे हुए पैर पर जोर से दबाव डाल दिया। तेज दर्द से मेरा शरीर कांप उठा। बिना सोचे मैंने उसे धक्का दे दिया। वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपने कपड़े झाड़े। सिल्विया मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज की तरह रखती है, ऐसे पकड़ती है जैसे मैं टूट जाऊंगा। हर वक्त मुझे अपने पास रखती है, और तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हो? बस इंतजार करो। उसने आखिरी बार घूर कर देखा, फिर दरवाजा जोर से बंद करके चला गया।
मेरा दिल कस गया। अंदर एक बुरा एहसास उठने लगा और सच में 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि सिल्विया कमरे में आ गई। उसकी आंखें लाल थीं। उसने आते ही मेरा गला पकड़ लिया। लियो तुम्हारी हालत देखने आया था और तुमने उसके पीछे गुंडे भेज दिए। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो तुम उसे फिर नुकसान पहुंचा देते। उसने मुझे घूरा। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं कितनी बार कह चुकी हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर तुमने लियो को नुकसान पहुंचाया तो मैं सिर्फ तुमसे नफरत ही नहीं करूंगी, मैं तुम्हें दिल से नफरत करूंगी। मैं जोर जोर से खांसने लगा, आंखों में आंसू भर आए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। अचानक सिल्विया मुस्कुराई। वो मुस्कान इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ कांप गई। ठीक है, अगर तुम मानने को तैयार नहीं तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। उसने ताली बजाई। अगले ही पल 5 लंबे चौड़े आदमी कमरे में घुस आए। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। सिल्विया, तुम क्या कर रही हो? सिल्विया ने मुझे बिना किसी भावना के देखा। तुमने लियो को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा टूटा हुआ शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। क्या तुम पागल हो गई हो? इससे हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। सिल्विया मुड़ी। लियो के लिए अगर मुझे पूरे सी परिवार को दुश्मन बनाना पड़े तो भी फर्क नहीं पड़ता। वो जाने लगी। क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगी? मैं टूटती हुई आवाज में चिल्लाया। सिल्विया रुक गई, फिर पीछे मुड़कर देखा। अगर तुम इतने डरे हुए हो तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। मुझसे वादा करो कि अपने जन्मदिन पर तुम मुझे अपनी दुल्हन नहीं चुनोगे, फिर मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरी आवाज फट चुकी थी। मैं कभी तुम्हें चुनने वाला था ही नहीं। तुम्हें तो मैं किसी हालत में नहीं चुनता। सिल्विया का चेहरा बदल गया। मुझे नहीं चुनोगे? तुम चाहते हो मैं ये मान लूं? वो ठंडी हंसी हंसी। बचपन से मेरे पीछे घूमते आए हो, सालों से मुझसे प्यार करते हो और अब जिद कर रहे हो, तो फिर मुझे क्रूर मत कहना। दरवाजा बंद हो गया। 5 आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने निराशा में आंखें बंद कर लीं। कपड़े फटने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। नहीं, मुझसे दूर रहो, छोड़ो मुझे। 5 आदमी हंस रहे थे। उन्होंने मुझे कसकर दबा लिया। मेरा पूरा शरीर पहले से टूटा हुआ था, लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। सामने खड़ा आदमी हंसते हुए बोला, भागने की कोई जगह नहीं है। आज रात हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैंने पूरी ताकत से अपना होंठ काट लिया। मुंह में खून भर गया। मैं यहां नहीं मर सकता। मैं इन दरिंदों को खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अगले ही पल मैंने अपनी बची हुई पूरी ताकत से सामने वाले आदमी को धक्का दिया और सीधे खिड़की की तरफ भागा। तड़ाम! कांच टूट गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा कमरे में भर गई। मैं दूसरी मंजिल से नीचे जा गिरा। जमीन पर गिरते ही मेरे दाएं पैर में भयानक दर्द उठा, लेकिन रुकने का मौका नहीं था। मैं टूटी हुई टांग घसीटते हुए भागने लगा। पीछे से गुस्से भरी आवाजें आ रही थीं। मैं डर गया था कि वो मुझे पकड़ लेंगे, इसीलिए अपनी आखिरी ताकत तक खुद को आगे धकेलता रहा। लेकिन तभी तेज हेडलाइट्स सीधे मेरी तरफ आईं। गलत दिशा से आती एक स्पोर्ट्स कार ने मुझे जोर से टक्कर मार दी। मेरा शरीर हवा में उछल गया, फिर जोर से जमीन पर आ गिरा। मेरे नीचे तुरंत खून फैलने लगा। मैं उसी खून में पड़ा रहा। होश धीरे धीरे खत्म होने लगा। कानों में सिर्फ तेज आवाज गूंज रही थी। मुझे कार का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी, फिर किसी के कदमों की आहट। एलेना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सेरेना की आवाज आई। सिल्विया ने पहले ही उस पर लोगों से हमला करवाया और अब तुमने उसे कार से कुचल दिया। एलेना ठंडी हंसी हंसी। अगर वो भागता नहीं तो मुझे ऐसा करना ही नहीं पड़ता। किसने कहा था उसे भागने की कोशिश करने के लिए? बड़ी अफसोस की बात है, इतना सब होने के बाद भी वो जिंदा है। एवा ने बेपरवाही से कहा, अगर वो मर जाता तो हमें उसके सामने ये प्यार का नाटक नहीं करना पड़ता। हम हमेशा के लिए सिर्फ लियो के साथ रह सकते थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल कसकर पकड़ लिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। तो वो सच में मुझे मरते देखना चाहती थी। जब दोबारा मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था, पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ, जैसे कोई मम्मी हो। सबसे पहले एलेना झुककर मेरे पास आई। जेवियर, आखिर तुम जाग गए। हमें बहुत अफसोस है। हम जल्दी जल्दी तुम्हारे पास लौट रहे थे और गलती से कार तुमसे टकरा गई। सेरेना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज नरम थी। हमें हॉस्पिटल वाली घटना के बारे में भी पता चला। एवा ने गहरी सांस ली। लेकिन हमें पता है लियो ने तुम्हें फंसाया होगा। मैं बस चुपचाप
उन्हें देखता रहा। मेरी आंखों में अब कोई भावना नहीं बची थी। एलेना ने धीरे से मेरा हाथ ठपठपाया। अच्छे से आराम करो। इस बार हम जाकर सिल्विया से बात करेंगे। तुम्हारे लिए इंसाफ लेकर आएंगे। तीनों मुड़कर चली गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरे होंठों पर खुद पर हंसने वाली मुस्कान आ गई। इस बार मेरी हालत सच में बहुत खराब थी। पूरे 2 हफ्ते मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिला, एलेना, सेरेना और एवा खुद मुझे लेने आईं। लेकिन जब मैं अपनी विला वापस पहुंचा तो देखा सिल्विया और लियो पहले से मेरे लिविंग रूम में खड़े थे। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मैंने ठंडी आवाज में पूछा। सिल्विया ने सिर उठाया। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। मैं लियो का सामान लेने आई हूं। अब वो यहां नहीं रहेगा। क्यों? मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन घाव खिंच गए। दर्द से मेरी सांस अटक गई। कहीं तुम उसे फिर चोट ना पहुंचा दो। सिल्विया की मुस्कान ठंडी थी। अब तुम समझ गए ना? अगर वो यहां रहा तो शायद एक दिन जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखून हथेली में धंस गए। ये सब अंधे हो चुके थे। उन्हें दिख ही नहीं रहा था कि असली नुकसान कौन कर रहा है। सिल्विया, मैंने पैकिंग पूरी कर ली। अचानक लियो आगे आया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। लेकिन मेरी ट्रॉफी गायब है। कौन सी ट्रॉफी? सिल्विया ने भौहें सिकोड़ लीं। पियानो प्रतियोगिता वाली। लियो ने होंठ काटे। आंसू गिरने ही वाले थे। वो मेरी पहली ट्रॉफी थी। सिल्विया की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। उसे वापस दो। मैं हंस पड़ा। मैंने नहीं ली। लियो ने घायल नजरों से मेरी तरफ देखा। यंग मास्टर के पास बचपन से सब कुछ रहा है। आपको मेरी ट्रॉफी की क्या जरूरत? बस वापस क्यों नहीं कर देते? एलेना तुरंत बीच में आई। जेवियर ने कहा, ना। उसने नहीं ली तो नहीं ली। फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो? सेरेना और एवा ने भी साथ दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ट्रॉफी ही तो है। सिल्विया ठंडी हंसी हंसी उसने फोन निकाला। अंदर आओ। कुछ ही सेकंड में दर्जनों बॉडीगार्ड्स विला में घुस आए। पूरा घर उलट दो। जब तक ट्रॉफी ना मिले रुकना मत। सिल्विया, तुम हद पार कर रही हो। एलेना आगे आकर उनके सामने खड़ी हो गई। सिल्विया ने आंखें सिकोड़ लीं। ओ, तो तुम उसकी तरफ हो? ठीक है, अभी मेरे साथ रेस करो। अगर मैं जीती तो तुम बीच में नहीं आओगी। अगर मैं हार गई तो मैं लियो को लेकर तुरंत चली जाऊंगी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आखिरकार मान गईं। मैं चुपचाप खड़ा ये तमाशा देखता रहा। मैं अच्छी तरह जानता था एलेना टॉप लेवल ड्राइवर थी। उसने आज तक कोई रेस नहीं हारी थी, लेकिन नतीजा दिलचस्प था। एलेना की टीम हार गई। मैंने उन्हें कार से उतरते देखा। चेहरे पर जरूरत से ज्यादा दुख दिखा रही थीं। इतना नकली कि हंसी आ जाए। क्या शानदार अभिनय था। सिल्विया वापस विला में आई। उसने हाथ हिलाया। आवाज तेज और ठंडी थी। पूरा घर तोड़ डालो। जब तक ट्रॉफी ना मिले। बॉडीगार्ड्स अंदर घुस पड़े। कुछ ही मिनटों में पूरी विला बर्बाद हो चुकी थी। मैं बिना किसी भाव के सब देखता रहा। हर टूटी हुई चीज मेरी इज्जत की तरह लग रही थी, जिसे अब दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था। मिल गई। ऊपर से एक बॉडीगार्ड चिल्लाया। वो दौड़ता हुआ नीचे आया। उसके हाथ में गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी थी। सिल्विया ने ट्रॉफी ली, फिर संतोष के साथ लियो को लेकर बाहर निकल गई। दरवाजे पर लियो ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर जीत भरी मुस्कान थी। एलेना मेरे पास आई। उसकी आवाज नरम थी। जेवियर, दुखी मत हो। हम तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसी ही नई विला बनवा देंगे। हां, जो कुछ उन्होंने तोड़ा हम सब नया दिला देंगे। सेरेना और एवा भी बोलने लगीं। मैंने उन्हें देखा और अचानक हंस पड़ा। उस हंसी में कुछ ऐसा था जिसे शब्द नहीं दे सकता था। तुम लोगों को थकान नहीं होती? तीनों एक साथ रुक गईं। क्या? मैंने आगे कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और वहां से चला गया। मैं शहर के बाहर एक नई विला में रहने लगा और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। दिन बीतते गए और मैं सिर्फ लूना के लौटने का इंतजार करता रहा। आखिरकार मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले मैं पहली बार बाहर निकला, शहर के सबसे महंगे टेलर के पास। जैसे ही अंदर गया, मेरी नजर लियो पर पड़ी।
हम दोनों की नजर एक ही सूट पर गई। ये मैं ले रहा हूं, मैंने सपाट आवाज में कहा। सेल्स क्लर्क मुझे तुरंत पहचान गया। वो चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, यंग मास्टर जेड की पसंद सच में कमाल है। ये सूट ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, इसे आपके जैसे स्टेटस वाला इंसान ही पहन सकता है। फिर उसने तिरछी नजर से लियो को देखा। कुछ लोगों को शायद कुछ और देखना चाहिए, ऐसे कपड़े आम लोगों के लिए नहीं होते। लियो की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने तुरंत फोन निकाला। सिल्विया जल्दी आओ, वो फिर मुझे परेशान कर रहा है। मेरा सीना कस गया। मुझे तुरंत समझ आ गया कुछ गलत होने वाला है। मैंने कपड़े बदलने तक का इंतजार नहीं किया, सीधे बाहर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही पार्किंग में पहुंचा, किसी ने पीछे से मेरे सिर पर जोरदार वार किया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब धीरे धीरे होश वापस आया तो मैंने खुद को एक बिल्डिंग की बाहरी दीवार से लटका हुआ पाया। 69 मंजिल ऊपर तेज हवा चाकू की तरह शरीर को काट रही थी। मैं घबराकर पूरी तरह होश में आ गया। तभी ऊपर से सिल्विया की ठंडी आवाज आई। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी नजर उन आंखों से मिली जिन्होंने कभी मुझे दीवाना बना दिया था, लेकिन अब उनमें सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक बची थी। उसी ने मेरे कपड़े उतरवाए थे, उसी ने मुझे यहां लटकाया था। मेरी आंखें जोर से सिकुड़ गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़कर मरोड़ दिया हो। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि सिल्विया झुककर मेरी ठुड्डी पकड़ लेती है। तुम्हें लियो की चीजें छीनना बहुत पसंद है ना? तो इस सबक को अच्छी तरह याद रखना। अगली बार उससे कुछ लेने से पहले पहले ये सोच लेना, क्या तुम उसका अंजाम झेल सकते हो? उसने मेरा चेहरा छोड़ दिया, फिर बिना दोबारा देखे मुड़कर चली गई। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। फिर सीढ़ियों की तरफ से हल्की आवाजें आने लगीं। लियो से मुकाबला करने की हिम्मत करता है? एलेना की ठंडी आवाज सुनाई दी। उसे अपनी औकात समझनी चाहिए। उसकी आवाज में ऐसी क्रूरता थी कि मेरी रूह कांप गई। सेरेना ने चश्मा ठीक किया। 1 घंटे बाद वापस आकर उतार लेंगे उसे, उसने हल्के अंदाज में कहा। एवा हंस पड़ी। पूरा दिन वहीं लटका रहने दो ना, मरेगा नहीं। तब तक हम लियो के लिए नया सूट भी ले आएंगे। उनकी आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं और मैं 69 मंजिल ऊपर अकेला हवा में लटका रह गया। हवा बेरहम थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने जबड़ा कसकर भींच लिया, लेकिन आंसू फिर भी निकल आए। आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थीं? मैं हमेशा खुद को समझाता था कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो भी बचपन का रिश्ता तो कहीं ना कहीं बाकी होगा। लेकिन अब समझ आ गया, वो मेरे साथ अजनबियों से भी बदतर व्यवहार करती हैं। अगली सुबह ऑफिस जाने वाले लोग नीचे रुक रुक कर ऊपर देखने लगे। चारों तरफ फुसफुसाहट फैल गई। ओह माय गॉड, वो जेड फैमिली का यंग मास्टर नहीं है? उसे इस हालत में क्यों लटकाया गया है? कितनी बेइज्जती है। मैंने नीचे देखा। लोग चींटियों जैसे छोटे लग रहे थे। शर्म से मेरा शरीर जलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसी पल मर जाऊंगा। मेरे अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि रस्सी छोड़ दूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी एलेना, सेरेना और एवा आखिरकार आ गईं। जेवियर, हमें माफ कर दो। हमें अभी पता चला कि सिल्विया ने तुम्हें यहां बांधा हुआ है। सेरेना ने जल्दी से अपनी जैकेट उतारी और मेरे कांपते कंधों पर डाल दी। डरो मत, हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। एवा मेरे पास झुक गई। सॉरी, हम वादा करते हैं अब कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया, उनके नकली चेहरे देखे और हंस पड़ा। तीनों वहीं जम गईं। मैंने उन्हें जोर से धक्का दिया और खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया। ये सारे जख्म क्या तुम तीनों ने नहीं दिए मुझे? उनके चेहरे एक पल के लिए बदल गए, लेकिन अगले ही पल फिर वही नरम भाव लौट आए। जेवियर, तुम गलत समझ रहे हो। हमें सच में कुछ पता नहीं था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं मुड़ा और वहां से चला गया। मेरे जन्मदिन से 1 रात पहले वो फिर मेरे दरवाजे पर आ गईं। एलेना दरवाजे से टिक कर खड़ी थी। उसकी आंखों में पूरा यकीन था। कल तुम सिल्विया को ही चुनोगे ना? मैंने बिना भाव के उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, ना, मैं उसे नहीं चुन रहा।
सेरेना ने लंबी सांस ली। इतनी जिद मत करो। अगर सिल्विया तुम्हें मना कर दे तो चिंता मत करना, हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं। एवा एक कदम आगे आई। उसकी आवाज धीमी हो गई। बिल्कुल, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, फिर तुम बार बार सिर्फ सिल्विया के पीछे क्यों भागते हो? जो तुम्हारे सामने है उसे क्यों नहीं देख पाते? उन्हें क्या लगता था कि मैं अब भी उनमें से किसी को चुनूंगा? मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखें बिल्कुल शांत थीं। चिंता मत करो, मैं तुम में से किसी को भी नहीं चुनूंगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो चली गई, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद सिल्विया आ गई। मुझे पता है कल तुम मुझे ही चुनने वाले हो। ठीक है, लेकिन पहले वादा करो तुम दोबारा लियो को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। मैं तुम्हें नहीं चुन रहा। सिल्विया हंस पड़ी। तुम चाहते हो मैं ये मान लूं? उसने और कुछ नहीं कहा, बस मुड़ी और चली गई। मैंने थक कर आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक फोन बज उठा। मां की आवाज सुनाई दी। जेवियर, हमने लूना से बात कर ली है, वो कल समय पर पहुंच जाएगी। क्या तुम सच में इस फैसले को लेकर पक्के हो? मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां हल्का कांप रही थीं। हां, मैं पूरी तरह पक्का हूं। आखिरकार मेरा जन्मदिन आ गया। बैंक्वेट हॉल बेहद शानदार था। चारों तरफ चमकते क्रिस्टल झूमर। जैसे ही मैं अंदर गया, तीनों औरतें तुरंत मेरे पास आ गईं। एलेना की नजरें जल रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, जेवियर, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। नजर ही नहीं हट रही। ये सूट सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। सेरेना मुस्कुराई। हैप्पी बर्थडे। एवा ने मुझे शैंपेन का ग्लास पकड़ाया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पूरा हॉल शांत हो गया। मैंने ऊपर देखा। सिल्विया अंदर आ रही थी। उसके हाथ में लियो का हाथ था और लियो ने बिल्कुल मेरे जैसा सूट पहन रखा था। पूरा हॉल फुसफुसाने लगा। एलेना, सेरेना और एवा के चेहरे सफेद पड़ गए। जेवियर, थोड़ा काम आ गया है, हम अभी आते हैं। तीनों जल्दी से वहां से हट गईं। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल धीरे धीरे डूबने लगा। सिल्विया सीधे मेरे सामने आकर रुकी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। सेवियर, या तो अभी जाकर यह सूट बदलो, वरना मैं खुद इसे तुम्हारे शरीर से उतरवा दूंगी। मैंने मुट्ठी भींच ली, लेकिन अपनी जगह से हिला तक नहीं। सिल्विया का धैर्य खत्म हो गया। उसने हाथ उठाया। इसे ले जाओ और कपड़े बदलवाओ। 2 बॉडीगार्ड आगे आए और मुझे जबरदस्ती बाहर ले गए। 10 मिनट बाद मैं दोबारा हॉल में लौटा। इस बार मेरे बदन पर सिर्फ एक साधारण हाफ स्लीव शर्ट थी। मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। समारोह शुरू हुआ। होस्ट मुस्कुराया और मेरी तरफ मुड़ा। यंग मास्टर जेड, आज आप अपनी दुल्हन के रूप में किसे चुनेंगे? मैंने धीरे से सांस ली। थोड़ा इंतजार कीजिए। एलेना ने भौहें सिकोड़ लीं। जेवियर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसी पल बैंक्वेट हॉल के दरवाजे खुल गए। मेरे माता पिता अंदर आए और उनके पीछे एक लंबी महिला। उसने बेहद खूबसूरत गाउन पहना हुआ था। उसकी मौजूदगी इतनी दबाव भरी थी कि पूरा हॉल चुप हो गया। वो आखिरकार वापस आ चुकी थी। मेरी आंखें तुरंत भर आईं। सब धुंधला होने लगा। मैं बिना एक पल रुके उसकी तरफ बढ़ गया। मेरी आवाज टूट रही थी, लेकिन फिर भी मजबूत थी। मैं इन्हें चुनता हूं। पूरा हॉल हिल गया। यहां मौजूद हर इंसान जानता था कि बचपन से लूना और मैं हमेशा लड़ते आए थे। जब भी मिलते झगड़ा ही होता। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसी का इंतजार कर रहा था। सिल्विया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है। जेवियर, तुम कर क्या रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। मेरी नजरें सिर्फ लूना पर टिकी रहती हैं। लूना कुछ कदम दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मैं देख पा रहा था उसकी नजर बार बार मेरे और सिल्विया के बीच जा रही थी। मैंने उसे चुना है। मैं हाथ उठाकर सीधे लूना की तरफ इशारा करता हूं। ये शब्द जैसे बम की तरह गिरते हैं। पूरा हॉल शोर से भर जाता है। क्या ये दोनों तो दुश्मन है ना? ओ माय गॉड! सिल्विया की आंखों में खतरनाक गुस्सा उतर आता है। वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मैं बिना किसी नरमी के उसका हाथ झटक देता हूं। मुझे सब साफ दिख रहा है। सिल्विया दांत भींचकर बोलती है, यह नामुमकिन है। तुम साफ। मैं उसे बीच में ही रोक देता हूं। साफ क्या? मेरे होंठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान आ जाती है।
कि मैं 20 साल तक तुम्हारे पीछे भागता रहा, कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था? यही बोलने वाली थी ना? मैं धीरे से सिर हिलाता हूं। सिल्विया, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझती हो। ये बात उसे सीधे चोट की तरह लगती है। वो एक कदम पीछे हट जाती है। उसने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था। ठंडी आंखें, तेज आवाज, जैसे मैं कोई और इंसान बन गया हूं। हॉल फिर से अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। अब सबकी नजरें लूना पर टिक जाती है। लूना आराम से मेरी तरफ चलकर आती है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है, जैसे मेरे अंदर तक पढ़ लेना चाहती हो। यंग मास्टर जेड, वो ठंडी हंसी हंसती है। जो खेल तुम इनके साथ खेलते हो, वो मेरे साथ मत खेलो। मैं बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखता रहता हूं। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। हम दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक जाती हैं। आसपास खड़े लोग सांस तक रोक लेते हैं। कोई भी एक पल मिस नहीं करना चाहता था। तभी लियो भीड़ को हटाते हुए सिल्विया के पास आता है। वो धीरे से उसकी बांह पकड़ता है। सिल्विया, यंग मास्टर बस गुस्से में है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। सिल्विया तुरंत उसके कंधे पर हाथ रख देती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो गुस्से से मेरी तरफ देखती है। क्या सच में मुझे बेइज्जत करना ही तुम्हारा मकसद है? मैं दोनों को देखता हूं, लेकिन अंदर कुछ महसूस नहीं होता। मैं किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा। मैं बस अपना फैसला ले रहा हूं। तभी लूना हल्का सा हंस देती है और माहौल की टेंशन टूट जाती है। वो सिल्विया की तरफ मुड़ती है। उसने मुझे चुना है। तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी ताकत थी कि कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बचती। सिल्विया का चेहरा और बिगड़ जाता है। लूना, ज्यादा खुश मत हो। जेवियर बस कुछ देर के लिए कंफ्यूज है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। लूना कंधे उचका देती है। तो क्या हुआ? ये बस एक एंगेजमेंट है। प्यार जरूरी नहीं होता। उसकी बात मेरे सीने पर ठंडी चोट की तरह लगती है। मुझे पता था वो जानबूझकर ऐसा बोल रही है। फिर भी उसकी बेरुखी चुभती है। सिल्विया फिर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरे पिता आगे आ जाते हैं। बस बहुत हुआ। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। जेवियर अपना फैसला ले चुका है। आज की सेरेमनी यहीं खत्म होती है। वो सबकी तरफ देखते हैं। आप सबका आने के लिए धन्यवाद। शाम एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे मेहमान वहां से हटने लगते हैं, लेकिन फुसफुसाहटें बंद नहीं होती। मैं देखता हूं सिल्विया गुस्से में बाहर चली जाती है। एलेना, सेरेना और एवा की आंखों में भी अजीब से भाव थे। मैं आखिरकार लंबी सांस लेता हूं। फिर मैं लूना की तरफ मुड़ता हूं, लेकिन वो पहले ही जाने लगी थी। रुको, मैं जल्दी से उसके पीछे जाता हूं। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं उसकी बांह पकड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो आराम से एक तरफ हट जाती है। बात करने को कुछ नहीं है। लूना आखिरकार मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें ठंडी थीं। मुझे नहीं पता तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये खेल नहीं है। मैं जल्दी से बोलता हूं। मैं जो भी कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। लूना कुछ देर तक मुझे देखती रहती है। फिर अचानक वो हाथ बढ़ाकर मेरी ठुड्डी पकड़ लेती है। जेवियर जेड, तुम 20 साल तक सिल्विया के पीछे भागते रहे और अब अचानक मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम्हें सच में लगता है मैं इस बात पर भरोसा कर लूंगी? मेरी सांस हल्की सी अटक जाती है। वो बहुत करीब थी, इतनी करीब कि उसकी आंखों में मुझे अपना चेहरा दिख रहा था। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, तब भी ठीक है। बस मुझे एक मौका दे दो। लूना धीरे से मुझे छोड़ देती है। क्यों? मैं होंठ दबा लेता हूं। मैं उसे सच नहीं बता सकता था कि मैं ये जिंदगी पहले भी जी चुका हूं, क्योंकि अब मुझे साफ दिख रहा है कि कौन इसके लायक है। एक पल के लिए लूना की आंखों में कुछ बदलता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर गायब हो जाता है। उसकी जगह फिर वही बेरुखी लौट आती है। वो मुड़कर जाने लगती है। जाते जाते वो सिर्फ एक बात कहती है, कल सुबह 10 बजे जंग ग्रुप हेडक्वार्टर। मैं वहीं खड़ा उसका दूर जाता हुआ चेहरा देखता रहता हूं। बिना महसूस किए मेरे होठों पर मुस्कान आ जाती है। ये मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर था। कम से कम वो मुझे एक मौका देने को तैयार थी। हॉल के दूर वाले कोने में लियो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में नफरत इतनी गहरी थी जैसे उसे छुआ जा सके। वो सिल्विया के करीब जाकर धीरे से कहता है, यंग मास्टर को जरूर लूना ने धमकाया होगा। हम ऐसे नहीं होने दे सकते। सिल्विया की मुट्ठी कस जाती है। उसकी आंखों में ठंडी चालाकी उतर आती है। फिक्र मत करो, मैं उन्हें वो नहीं पाने दूंगी जो वो चाहते हैं। लूना से मेरी एंगेजमेंट की खबर पूरे जिंगबे के बड़े घरानों में आग की तरह फैल जाती है। बाकी 4 बड़े परिवार तुरंत लोगों को लूना के बारे में पता लगाने भेजते हैं। सब जानना चाहते थे कि मैंने अचानक अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को क्यों चुना, लेकिन लूना का बैकग्राउंड जैसे एक बंद दीवार था जिसमें कोई दरार ही नहीं थी। जो जानकारी सामने आई
उसमें स्विट्जरलैंड में फैला एक बहुत बड़ा बिजनेस साम्राज्य था, कई यूरोपियन फाइनेंशियल ग्रुप्स से गहरे रिश्ते और कुछ ऐसी ताकतों से कनेक्शन जिनका नाम लेने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? सिल्विया गुस्से में रिपोर्ट टेबल पर पटक देती है। वो तो बस एक बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे मैं हमेशा दबाती आई हूं। उसे ये सब पाने का हक किसने दिया? एलेना कुछ देर सोचती है, फिर धीरे से बोलती है, शायद हम उसे कभी सच में जानते ही नहीं थे। उधर लियो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि सिल्विया और बाकी लड़कियों को जेवियर से दूर कर सके। वो जेवियर को टूटते हुए देखना चाहता था, रोते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसकी जगह मैं पहले से ज्यादा मजबूत खड़ा था। वो धीरे धीरे सांस लेता है और अपना गुस्सा दबा देता है। फिर वो किसी को कॉल करता है। अगले दिन मैं हमेशा की तरह अपने प्राइवेट क्लब में दाखिल होता हूं। तभी हॉलवे के आखिर से धीमी भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। सिल्विया। यहां नहीं। लियो की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें बनावटी कमजोरी साफ महसूस हो रही थी। मेरे कदम धीरे हो जाते हैं। मैं देखता हूं, सिल्विया ने लियो को दीवार से लगा रखा था। दोनों बिना किसी परवाह के एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी लियो की नजर कोने में खड़े मुझ पर पड़ती है और वो जानबूझकर जोर से बोलता है, सिल्विया, अगर यंग मास्टर ने हमें ऐसे देख लिया तो उनका दिल टूट जाएगा। सिल्विया बस ठंडी हंसी हंस देती है। जब उसने लूना को चुना था, तब क्या उसने सोचा था मेरा दिल कितना टूटेगा? मैं चुपचाप ये सब देखता रहता हूं। मेरी पिछली जिंदगी में ऐसा नजारा मुझे पूरी तरह तोड़ देता, लेकिन अब ये सब बस घटिया लगता है। मैं मुड़कर जाने लगता हूं, लेकिन हॉलवे के मोड़ पर किसी से टकरा जाता हूं। लूना, वो अपनी गहरी, समझ ना आने वाली आंखों से मुझे देख रही थी। देख लिया सब? मैं हल्का सा भौं उठाता हूं। तुम मेरा पीछा कर रही हो? लूना कोई जवाब नहीं देती। उसकी नजर दोनों पर चली जाती है। मैं कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही वो पास से गुजरते वेटर की ट्रे से वाइन की बोतल उठा लेती है और सीधे लियो की तरफ बढ़ जाती है। अगले ही पल पूरी बोतल उसके सिर पर उड़ेल देती है। लियो चीखते हुए पीछे कूद जाता है। लूना, तुम पागल हो गई हो क्या? सिल्विया गुस्से से भर उठती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन लूना उन दोनों की तरफ देखती तक नहीं। वो मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे वहां से खींच कर ले जाती है। उसकी काली कार रात को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर की खामोशी दम घोंटने जैसी थी। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठी लूना की तरफ देखता हूं। तुम नाराज हो? लूना कुछ नहीं बोलती। कार अचानक और तेज हो जाती है। मैं हल्के अंदाज में बोलता हूं, क्या इसलिए क्योंकि मैं सिल्विया से मिलने गया था? अचानक टायर तेज आवाज के साथ रुकते हैं। कार सड़क किनारे झटके से रुक जाती है। लूना मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें इतनी गहरी और ठंडी थीं कि मेरी रीढ़ तक सिहर उठती है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? उसकी आवाज भारी हो जाती है। अगर सिर्फ सिल्विया को जलाना चाहते थे तो बधाई हो, तुम कामयाब हो गए। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोलती है, लेकिन मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। मैं कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहता हूं, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूता हूं। लूना एकदम स्थिर हो जाती है। उसकी आंखों की तीखी ठंडक अचानक थोड़ी नरम पड़ जाती है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं और अपनी उंगलियां धीरे से उसकी भौहों पर फेरता हूं। लूना, तुम्हें जलन हो रही है क्या? मेरे शब्द पूरे भी नहीं होते कि वो तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है। मुझे उकसाओ मत। उसकी सांसें बहुत करीब थीं। उनमें रेड वाइन की हल्की खुशबू थी और कुछ ऐसा जो खतरनाक रूप से करीब महसूस हो रहा था। मैं हल्का सा सिर टेढ़ा करता हूं। मेरे होंठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। और अगर मैं फिर भी करूं तो? लूना काफी देर तक मुझे देखती रहती है, फिर ठंडी हंसी के साथ मेरा हाथ छोड़ देती है। तुम्हें खुद पता भी है, तुम्हें तेज बुखार है। उसका अंगूठा मेरे माथे को छूता है और तभी उसे मेरी जलती हुई त्वचा महसूस होती है। उसी पल मुझे भी चक्कर सा महसूस होने लगता है। मेरे सामने बैठी लूना की दो धुंधली परछाइयां दिखने लगती हैं। मैं बिना सोचे उसकी बांह पकड़ने बढ़ता। लेकिन वो पहले ही मेरी कलाई पकड़ लेती है। हिलना बंद करो। कार फिर से चल पड़ती है। वो सीधे सबसे पास के प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाती है। मैं सीट से सिर टिकाकर बैठ जाता हूं। धीरे धीरे मेरी चेतना धुंधली होने लगती है। धुंधलेपन के बीच मुझे बस इतना सुनाई देता है कि लूना फोन पर किसी से बुखार की दवा और आईवी ड्रिप की तैयारी करने को कह रही थी। खिड़की के बाहर की नियॉन लाइट्स रंगों की लकीरों में बदल जाती हैं और अचानक मुझे अपनी पिछली जिंदगी की वो बारिश वाली रात याद आ जाती है। मेरा ठंडा पड़ता शरीर, खून से भरी सड़क और मुझे पकड़े हुई लूना। वो कांपती आवाज में मेरा नाम पुकार रही थी। तभी वर्तमान
कि एक आवाज मुझे वापस खींच लाती है। लूना कार पार्क कर चुकी थी। वो भौहें सिकोड़कर मुझे देखती है। चल सकते हो? मैं कहना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं, लेकिन जैसे ही हिलता हूं मेरी नजरें अंधेरी पड़ जाती हैं। अगले ही पल कोई मुझे संभाल लेता है। लूना की हल्की पाइन जैसी खुशबू पूरी तरह मुझे घेर लेती है। वो धीमे से बड़बड़ाती है, कितनी परेशानी हो तुम। फिर वो मुझे अपने और करीब खींच लेती है। वीआईपी वार्ड में डॉक्टर चश्मा ठीक करते हुए बोलते हैं, टेम्परेचर 102.2 है, इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा रुकते हैं और लूना की तरफ देखते हैं। लूना तुरंत समझ जाती है। वो डॉक्टर के साथ बाहर कॉरिडोर में चली जाती है। डॉक्टर धीमी आवाज में बोलते हैं, यंग मास्टर जेड के हाथ पर जो निशान हैं वो काफी नए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती खून निकाला गया हो। फिर वो और धीमे स्वर में जोड़ते हैं, उनके शरीर पर कई चोटों के निशान भी हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी है, और ये सब भी हाल की लगती हैं। कुछ तो गलत है। एक पल में लूना की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। जब वो वापस वार्ड में लौटती है तब तक मैं आधी बेहोशी में जा चुका था। नर्स ड्रिप लगाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही सुई मेरी नस में जाती है मेरा शरीर हल्का सा कांप उठता है। लूना बेड के पास खड़ी रहती है। उसकी नजर मेरे खुले हाथ पर जाती है जो चोटों के निशानों से भरा था। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भींचती है कि हल्की आवाज तक आ जाती है। तभी मैं नींद में बड़बड़ाता हूं, सिल्विया। क्यों? लूना का चेहरा फिर से ठंडा पड़ जाता है। वो मुड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी जलते हुए हाथ उसकी उंगलियां पकड़ लेते हैं। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लूना मत जाओ। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। पर्दों के बीच से आती चांदनी मेरे पसीने से भीगे माथे पर गिर रही थी। लूना काफी देर तक चुपचाप मुझे देखती रहती है और आखिर में वो वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। जब मेरी आंख खुलती है लूना वहीं थी, थोड़ी थकी हुई लेकिन पास। मेरा गला सूख रहा था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसका चेहरा फिर से अपने हमेशा वाले शांत भाव में लौट आता है। तुम्हारा बुखार उतर गया। तभी मुझे एहसास होता है मैं हॉस्पिटल बेड पर हूं। पास की टेबल पर गर्म पानी का कप रखा था। मेरी आंखों में अचानक चुभन सी होने लगती है। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं सबसे ज्यादा बीमार था तब सिल्विया लियो के साथ व्यस्त थी। उसने एक बार भी मेरा हाल पूछने के लिए मैसेज तक नहीं किया था। थैंक यू, मैं धीमे से कहता हूं। लूना अपनी कफ बटन बंद करते हुए रुक जाती है। जरूरत नहीं है। जब तक ये एंगेजमेंट है तुम्हें ठीक रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूं। उसकी बातों और उसके कामों के बीच का फर्क मैं जानबूझकर नहीं बताता। लूना, मैंने एक सपना देखा। वो मेरी तरफ देखती है। सबने मुझे छोड़ दिया था। वो भौं उठाती है। क्या बुखार ने तुम्हारा दिमाग जला दिया है? कैसी बातें कर रहे हो तू? उसकी बात बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि उस सपने में तुम आई थी। मैं धीरे से बोलता हूं, सिर्फ तुम। कमरे की हवा जैसे एक पल के लिए थम जाती है। लूना के चेहरे पर कुछ बदलता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर गायब हो जाता है। वो अपनी जैकेट उठाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। फिर दरवाजे का हैंडल पकड़कर रुक जाती है। तुम्हारे हाथ की चोटें कैसे लगीं? मैं ऊपर देखता हूं और हल्की सी फीकी मुस्कान देता हूं। अगर मैं कहूं कि सिल्विया ने लियो के लिए मेरा खून जबरदस्ती निकलवाया था तो क्या तुम भरोसा करोगी? लूना की पीठ एकदम सख्त हो जाती है। पूरा वार्ड खामोश हो जाता है। बेवकूफ, लूना अचानक बोलती है। मैं पलक झपकाता हूं। क्या? लूना एक एक शब्द साफ बोलती है। मैंने कहा, तुम पूरी तरह बेवकूफ हो। कोई तुम्हारा खून निकालता रहा और तुमने विरोध तक नहीं किया। लोग तुम्हें दबाते रहे और तुम बस सहते रहे। वो ठंडी हंसी हंसती है, फिर मेरे हाथ के निशानों पर उंगली से हल्का सा टैप करती है। इसे और क्या कहेंगे? मेरी उंगलियां झुंझलाहट से हल्का कांपती हैं। मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वो बीच में ही रोक देती है। लेट जाओ और आराम करो। वो एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझे वापस तकिए पर दबा देती है। उसकी पकड़ मजबूत थी, ऐसी जिसमें बहस की कोई जगह नहीं थी। उसकी हथेली गर्म थी, उसकी गर्माहट पतले हॉस्पिटल गाउन के पार तक महसूस हो रही थी। मैं ऊपर देखकर उसे देखता हूं। उसकी आंखों में कुछ चल रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था क्या। कुछ पल बाद वो हाथ हटा लेती है, फिर अपनी जैकेट उठाती है। ये सब मैं संभाल लूंगी। दरवाजा हल्की आवाज के साथ बंद हो जाता है, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आधे घंटे बाद जंग ग्रुप हेडक्वार्टर की टॉप फ्लोर ऑफिस में लूना एक मोटी फाइल टेबल पर फेंकती है। सब कंफर्म हो गया? उसका असिस्टेंट एथन चश्मा ठीक करता है। हाँ, पिछले महीने सिल्विया ने मेडिकल इमरजेंसी का इस्तेमाल करके सेंट्रल हॉस्पिटल से रोडियम नेगेटिव ब्लड मंगवाया था और उसका टाइम
यंग मास्टर जेड के हाथ के निशानों से पूरी तरह मैच करता है। एक पल में लूना की आंखें ठंडी हो जाती हैं। एथन आगे बोलता है, और भी है, एलेना, सेरेना और एवा हाल ही में इक्वेस्ट्रियन क्लब के मैनेजर से लगातार संपर्क में थीं। यंग मास्टर के गिरने से पहले सिक्योरिटी फुटेज में उनके लोगों को अस्तबल के कैमरों से छेड़छाड़ करते हुए देखा गया था। लूना की उंगलियों में पकड़ी पेन अचानक टूट जाती है। उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक खबर चमक रही थी। एक्सक्लूसिव, जेड फैमिली का यंग मास्टर अपनी एक्स से बदला लेने के लिए जंग ग्रुप की वारिस को फंसा रहा है। साथ लगी फोटो वही थी जहां बैंक्वेट में मेरी और लूना की नजरें मिली थीं, लेकिन उसे ऐसा एडिट किया गया था कि सब कुछ गलत लगे। लूना ठंडी हंसी हंसती है, फिर तुरंत पीआर डिपार्टमेंट को कॉल करती है। 3 काम करो। पहला, जिसने भी ये खबर छापी है सब पर केस करो। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार करो। तीसरा, वो खिड़की की तरफ देखती है। जो कुछ भी मैंने इकट्ठा करने को कहा था सब रिलीज कर दो। उसी दोपहर पूरा झिंग हिल उठता है। लूना खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती है। रिपोर्टर लगातार उसके और मेरे रिश्ते पर सवाल पूछते हैं, लेकिन लूना की शांत आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। मेरी निजी जिंदगी किसी और का मामला नहीं है। उसके तुरंत बाद जंग ग्रुप कई दस्तावेज ऑफिशियली रिलीज कर देता है। लियो की नकली डिग्रियों के असली रिकॉर्ड, द बैंक ट्रांसफर डिटेल्स, जिनसे पता चलता था कि उसने सी फैमिली के पैसे अपने लिए इस्तेमाल किए, और यहां तक कि सिल्विया पर चिल्लाते हुए उसके प्राइवेट ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी। एक पल में लोगों की राय पूरी तरह बदल जाती है। मैं हॉस्पिटल बेड से टिक कर बैठा था। फोन लगातार नोटिफिकेशन से भर रहा था। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है। लूना अंदर आती है और एक और मोटी फाइल मेरी गोद में फेंक देती है। चुपचाप दबते रहना। कब से सी फैमिली का यंग मास्टर इतना कमजोर हो गया? मैं फाइल खोलता हूं। अंदर लियो के खिलाफ और भी सबूत थे। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें और भारी जुए के कर्ज के पूरे रिकॉर्ड। मैं ऊपर देखता हूं। मेरी आंखों में हल्की शरारत चमकती है। क्या जंग ग्रुप की सीईओ मुझे बदला लेना सिखा रही है? लूना मेरी तरफ देखती है। सीखोगे? मैं हंस देता हूं। फिर फोन उठाकर सबसे खतरनाक सबूत हर बड़े प्लेटफॉर्म पर गुमनाम तरीके से पोस्ट कर देता हूं। 1 घंटे के अंदर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा था। लियो को एलीट सोसाइटी से बाहर निकालो। उधर लिन फैमिली के बोर्ड रूम में सिल्विया गुस्से में टैबलेट फर्श पर पटक देती है। वो घटिया जेवियर! उसकी हिम्मत कैसे हुई लियो को फंसाने की? एलेना ट्रेंडिंग खबरों को देखते हुए बोलती है, लेकिन ये सबूत नकली नहीं लग रहे। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि सिल्विया उसका कॉलर पकड़ लेती है। चुप रहो, लियो को फंसाया जा रहा है। ये सब जेवियर और लूना मिलकर कर रहे हैं। तभी एवा बोलती है। लूना वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की एक जमीन खरीदने की तैयारी कर रही थी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत सब समझ जाते हैं। सेरेना चश्मा ऊपर करते हुए बोलती है, अगर वो लोग गंदा खेल खेलना चाहते हैं तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसी रात लिन, यी, सॉन और दूसरी फैमिलीज एक साथ जंग ग्रुप के साथ सारे बिजनेस खत्म करने का ऐलान कर देती हैं। खबर फैल जाती है कि चारों परिवार बैंकों पर दबाव डाल रहे हैं ताकि लूना के सारे लिक्विड एसेट्स फ्रीज कर दिए जाए। जब मुझे ये खबर मिलती है तब लूना अपने स्टडी रूम में वीडियो कॉल पर थी। मैं उसके लिए कॉफी लेकर अंदर जाता हूं और उसे शांत आवाज में अपनी टीम को आदेश देते सुनता हूं। यूरोपियन बॉन्ड्स बेच दो, सारा कैपिटल वापस खींचो, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। कॉल खत्म होते ही कमरे में भारी खामोशी छा जाती है। मैं कॉफी उसके सामने रखता हूं। क्या जंग ग्रुप को सी फैमिली की मदद चाहिए? लूना धीरे से मेरी तरफ देखती है। और तुम मदद कैसे करोगे? मैं शांत आवाज में कहता हूं, मेरे नाम पर 3 माइनिंग एसेट्स हैं, उन्हें तुरंत बेच सकते हैं। मेरी बात सुनकर लूना अचानक हंस देती है। तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है? उसकी नजरें सीधा मेरी आंखों में उतर जाती हैं। मैं हल्का सा भौं उठाता हूं। मेरी उंगली कॉफी कप के किनारे पर धीरे से टकराती है। क्या मतलब? लूना धीरे धीरे बोलती है, इसका मतलब है आज के बाद जेड फैमिली और जंग फैमिली पूरी तरह एक साथ बंध जाएंगी। उसकी आवाज और धीमी हो जाती है। अगर ये सब सिर्फ सिल्विया से बदला लेने के लिए है तो इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन ही नहीं होता। मैं अपने सबसे कीमती एसेट्स देने को तैयार था और फिर भी लूना मेरे इरादों पर शक कर रही थी। लेकिन मेरी चुप्पी शायद उसे गलत समझा देती है। उसकी आंखें फिर ठंडी हो जाती हैं। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैं धीरे से खड़ा हो जाता हूं। फिर एक दस्तावेज उसके सीने पर रख देता हूं। क्या जंग ग्रुप की सीईओ खुद को इतना कम समझती है?
लूना फाइल गिरने से पहले पकड़ लेती है। वो पहला पन्ना खोलती है और एकदम रुक जाती है। वो अफ्रीका में सी फैमिली की 3 डायमंड माइंस का ट्रांसफर एग्रीमेंट था। हर पेज पर मेरी पर्सनल सील पहले से लगी हुई थी। मैं उसके जवाब का इंतजार नहीं करता और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ जाता हूं। ये दया नहीं है, ये भरोसा है। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर टिक जाता है। मैं पीछे मुड़कर उसे देखता हूं, फिर उसी अंदाज में बोलता हूं जैसा उसने हॉस्पिटल में कहा था, आप मुझे हारने नहीं देंगी, है ना? लूना पूरे 2 सेकंड तक मुझे देखती रहती है, फिर अचानक हल्का सा हंस देती है। बिल्कुल नहीं। दरवाजा बंद होते ही स्टडी रूम फिर से शांत हो जाता है। लूना काफी देर तक अपनी कुर्सी पर बिना हिले बैठी रहती है। वो फाइल खोलकर ध्यान से देखने लगती है। हर पन्ने पर मेरे साइन थे, यहां तक कि नोटरी की सील भी लगी हुई थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, मैंने ये सब पहले से प्लान किया था। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। एथन का मैसेज था, चारों परिवार एक हो गए हैं। कल वो लोग हमारी लिक्विड एसेट्स फ्रीज कराने की फाइल डालेंगे। लूना की नजर फाइल के आखिरी पेज पर जाती है। वहां लिखी रकम जंग ग्रुप की सारी फाइनेंशियल परेशानी खत्म करने के लिए काफी थी। वो उठकर बड़ी कांच की खिड़की के पास चली जाती है। बाहर अंधेरे में पूरा शहर रोशनी से चमक रहा था। 1 साल पहले जब वो जिंगबे छोड़कर गई थी, तब मैं अभी भी सिल्विया के पीछे भाग रहा था और अब मैं पूरी तरह बदल चुका था, जैसे कोई और इंसान बन गया हूं। वो फोन उठाकर एक नंबर मिलाती है। पिछले 6 महीनों में जेवियर जेड ने जो भी किया है सब दोबारा जांचो। कॉल खत्म होने के बाद उसे खुद एहसास भी नहीं होता कि उसकी उंगलियां फाइल के किनारे को धीरे धीरे छू रही थीं। उसका दिमाग कह रहा था ये जाल भी हो सकता है, लेकिन जब उसे मेरी वो आंखें याद आती हैं जब मैंने कहा था कि मुझे उस पर भरोसा है, तो वो बस धीरे से खुद को कोस देती है। अगली सुबह पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड हिल जाता है। जिस पल चारों परिवार और उनके बैंक जंग ग्रुप की एसेट्स फ्रीज करने बढ़ते हैं, उसी पल एक अनजान फाइनेंशियल ग्रुप जंग ग्रुप में 5 बिलियन का निवेश घोषित कर देता है और वो पैसा सीधे सी फैमिली के चैनल्स से जाता है। ये खबर बाहर आते ही सिल्विया बोर्डरूम में फट पड़ती है। पता लगाओ जेवियर और लूना आखिर कर क्या रहे हैं। उधर मैं आराम से जंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठा था। सुबह की फाइनेंशियल न्यूज देख रहा था। तभी दरवाजा खुलता है। लूना अंदर आती है। उसके पीछे कई असिस्टेंट्स फाइल्स उठाए हुए थे। तो अब खुश हो? मैं फोन हिलाता हूं। इंप्रेसिव सीईओ जंग, आपने 4 बड़े परिवारों की घेराबंदी को एक दिन में मजाक बना दिया। असिस्टेंट्स इशारा मिलते ही बाहर निकल जाते हैं। लूना मेरी कुर्सी तक आती है, फिर अचानक झुक जाती है। उसके दोनों हाथ मेरी कुर्सी के दोनों तरफ टिके थे। क्यों? उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में थीं। वो माइंस तुम्हारी मां की छोड़ी हुई विरासत थीं। मैं हल्का सा सिर पीछे करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है आप उन्हें उससे कहीं ज्यादा कीमती बना देंगी। लूना की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं। उसी वक्त ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है। सिल्विया गुस्से में अंदर आती है, लेकिन जैसे ही वो हमें देखती है वहीं रुक जाती है। लूना, ये सब क्या है? मैं महसूस करता हूं। लूना का शरीर हल्का सा सख्त हो गया था। मैं धीरे से हंसता हूं और उसे थोड़ा पीछे कर देता हूं, फिर अपने कपड़े ठीक करता हूं। मिस लिन, बिना नॉक किए अंदर आना आपकी पुरानी आदत लगती है। सिल्विया का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ जाता है। जेवियर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसे तुम्हारी परवाह है? वो उंगली लूना की तरफ करती है। ये तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। इसे तुमसे कोई प्यार नहीं है। लूना आराम से सीधी खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर कोई जल्दी नहीं थी। सुबह सुबह यहां सिर्फ ये बोलने आई हो? सिल्विया ठंडी हंसी हंसती है। तुम लोगों को लगता है ये राउंड जीतकर सब खत्म हो गया? उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आती है। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। वो मुड़ती है और दरवाजा जोर से बंद करके चली जाती है। ऑफिस फिर शांत हो जाता है। तभी मुझे एहसास होता है लूना अभी भी मुझे देख रही थी। क्या हुआ? मैं हल्का मुस्कुराता हूं। क्या सीईओ जंग सिल्विया की बातों से प्रभावित हो गई? अचानक लूना हाथ बढ़ाती है। उसका अंगूठा मेरे होंठ के कोने को हल्के से छूता है। बेहतर होगा कि मुझे ये कभी पता ना चले कि तुम खेल खेल रहे हो। मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूं। लूना, एक जुआरी को सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी चाहिए पता है? मैं धीरे से उसकी उंगली को दांतों के बीच दबाता हूं। बीच रास्ते में पीछे हटना। मेरी आवाज धीमी हो जाती है और मैं कभी पीछे नहीं हटता। उस रात लूना एक प्राइवेट अपार्टमेंट में जाती है। उसके हाथ में नई जांच रिपोर्ट थी। पिछले 6 महीनों में मैंने लगभग पूरी तरह सिल्विया से संपर्क तोड़ दिया था।
उसकी जगह मैं बार बार लोगों को लूना की खबरें पता लगाने भेज रहा था। और सबसे अजीब बात, 3 महीने पहले मैंने सिल्विया के दिए हुए सारे गिफ्ट बेच दिए थे। उनसे आया हर पैसा एक अनजान फंड में डाल दिया गया था। लूना खिड़की के पास खड़ी सोचती रहती है। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई बहुत जरूरी हिस्सा अभी भी उससे छूट रहा है। तभी उसका फोन जल उठता है। मेरा मैसेज था, कल एक ऑक्शन गाला है, मेरे साथ चलोगी? लूना स्क्रीन को देखती रहती है और बिना चाहे उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेती है। फिर सिर्फ एक शब्द टाइप करती है, ठीक है। उसके बाद वो पूरी जांच रिपोर्ट श्रेडर में डाल देती है। मेरे इरादे चाहे जो भी हों, वो सच तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले सामने के शीशे में उसे अपनी वो छोटी सी मुस्कान दिख जाती है जिसे वो रोक नहीं पा रही थी। उधर मैं जंग ग्रुप बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था, सिर झुकाकर माइनिंग ट्रांसफर की कंफर्मेशन देख रहा था। तभी अचानक कोई मेरा हाथ जोर से पकड़ लेता है। मैं ऊपर देखता हूं, लियो का चेहरा बिल्कुल सामने था। यंग मास्टर जेड, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो जानबूझकर इतनी जोर से बोल रहा था ताकि आसपास के लोग सुन सकें। सी फैमिली ने मेरे लिए इतना किया, मुझे मिस लिन के करीब नहीं जाना चाहिए था। अगले ही पल वो घुटनों पर बैठ जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। कुछ ही सेकंड में भीड़ जमा हो जाती है। मैं ठंडी नजरों से उसका नाटक देखता रहता हूं। लियो रोने का अभिनय करते हुए बोलता है, मेरे नंबर मेरी मेहनत से आए थे। आप जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीबों को अपनी ताकत से कुचल नहीं सकते। मैं हल्की ठंडी हंसी हंस देता हूं, लियो तुम सच में गरीब हो। मेरी नजर धीरे धीरे उसके पूरे कपड़ों पर घूमती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूं, गरीब तुम्हारी सोच है। भीड़ में अचानक हंसी फैल जाती है। कुछ ऑफिस वाले तुरंत उसके कपड़े पहचान लेते हैं। अरे, ये तो चैनल का नया प्री फॉल कलेक्शन है ना, मैंने पिछले हफ्ते मैगजीन में देखा था। और ये घड़ी कार्टियर बैलन ब्लू सीरीज नहीं है क्या? वो बैग भी हर्मिस बिर्किन लग रहा है। एक पल में लियो का चेहरा उतर जाता है। वो घबरा कर अपनी घड़ी छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान उसका बैग नीचे गिर जाता है और अंदर का सारा सामान सड़क पर फैल जाता है। सब कुछ टॉप ब्रांड्स। मैं नीचे झुककर उसे देखता हूं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की मदद की है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने उसी हाथ को काटा जिसने तुम्हें सहारा दिया था। मैं फोन निकालकर कुछ टैप करता हूं। हर स्पॉन्सरशिप रिकॉर्ड सी ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, कोई भी जाकर चेक कर सकता है। भीड़ में लोग तुरंत फोन निकाल लेते हैं। अगले ही पल चारों तरफ हलचल मच जाती है। अरे, ये सच है, सी फैमिली हर साल 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करती है। ट्रेंडिंग टॉपिक देखो, अभी किसी ने एक्सपोज किया है कि लियो का एकेडमिक रिकॉर्ड किसी और का है। तुम लेट हो। ये कई घंटों से ट्रेंड कर रहा है। सुना है जिस स्टूडेंट की जगह इसने छीनी थी वो यहीं आसपास काम करता है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक साधारण कपड़े पहना लड़का अंदर आता है। उसकी आंखें लाल थीं। लियो, मुझे याद है। उसकी आवाज कांप रही थी। 3 साल पहले जब तुमने यूनिवर्सिटी में मेरी जगह चुराई थी, उस रात मेरी मां बिल्डिंग से कूदने वाली थी। उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसका हाथ उठता है, चटाक सीधा लियो के चेहरे पर थप्पड़ पड़ता है। लियो चीखते हुए वापस हमला करता है। अगले ही पल दोनों जमीन पर गिरकर लड़ने लगते हैं। मैं ठंडी नजरों से वो सब देखता हूं, फिर मुड़कर अपनी कार की तरफ चल देता। मैं कार का दरवाजा खोलता। तभी मेरा फोन बार बार बजने लगता है। स्क्रीन पर सिल्विया का नाम चमक रहा था। मैं कॉल उठा लेता। अगले ही पल उसकी चीखती आवाज स्पीकर से गूंजती है, जेवियर जेड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियो को सबके सामने बेइज्जत करने की? वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम। मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉल काट देता हूं और बिना एक सेकंड सोचे उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूं। कार की खिड़की से बाहर मैं प्लाजा में बढ़ती अफरा तफरी देखता हूं। लियो अब पूरी तरह बिखर चुका था, रोता हुआ, गंदे कपड़ों में, घुटनों के बल जमीन पर अपना जूता ढूंढ रहा था। मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करता रहता है। लियो के फर्जी एकेडमिक रिकॉर्ड अब नंबर 1 ट्रेंड बन चुके थे। मैं हल्की हंसी हंसता हूं। चलो, मैं ड्राइवर से कहता हूं, हम मुश्किल से 2 ब्लॉक आगे बढ़े होंगे कि फोन फिर बज उठता है। इस बार लूना, उसकी धीमी आवाज लाइन के उस पार से आती है। सब संभाल लिया? मैं हल्का सा भौंहा उठाता हूं। सीईओ जंग को काफी जल्दी खबर मिल जाती है। मुझे लगता है वो हल्का सा हंसी। वीडियो हर जगह ट्रेंड कर रहा है। ऐसा दिखाना मुश्किल है कि मैंने देखा नहीं।
कुछ पल की खामोशी। फिर वो धीरे से बोलती है, गरीब दिमाग। यंग मास्टर जेड की शब्दावली काफी बढ़ रही है। मैं हल्की मुस्कान के साथ पूछता हूं, क्या सीईओ जंग ने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल किया था? दूसरी तरफ 2 सेकंड की चुप्पी छा जाती है। फिर उसकी आवाज फिर सुनाई देती है, सिल्विया ने अभी साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे 2 अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए। इस बार वो काफी तेज निकली। मेरी उंगली धीरे धीरे सीट के आर्मरेस्ट पर टकराती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी एसेट्स बहुत पहले ही हटाए जा चुके थे। कुछ सेकंड फिर खामोशी रहती है। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि उसकी आवाज में कुछ अलग सुनाई देता है, बहुत हल्की सी, लगभग घबराहट जैसी। आज रात डिनर के लिए घर आ जाना। उस रात देर से एक आवाज से लूना की नींद खुल जाती है, भारी टूटी हुई सांसें। वो तुरंत मेरा बेडरूम खोलती है और मुझे बिस्तर पर तड़पते हुए देखती है। मेरा माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, मेरे होंठ कांप रहे थे, टूटे हुए शब्द बार बार निकल रहे थे। नहीं सिल्विया, कार, खून। लूना भौहें सिकोड़कर मेरे करीब आती है। वो मुझे जगाने ही वाली थी कि तभी उसे मेरी धीमी आवाज सुनाई देती है, लूना, मुझे मत देखो, मैं अभी बहुत बुरा लग रहा हूं। उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं। उसकी यादों में ऐसा कोई पल नहीं था, लेकिन मेरे शब्द बहुत ज्यादा साफ थे, बहुत ज्यादा असली, जैसे मैं किसी सच में हुई घटना को याद कर रहा था। अगली सुबह लूना अपने स्टडी रूम में बैठी थी। उसके सामने जांच रिपोर्ट्स का बड़ा ढेर फैला हुआ था। एथन चश्मा ठीक करते हुए बोलता है, अब हमारे पास पूरी तस्वीर है। पिछले 6 महीनों में यंग मास्टर जेड का व्यवहार उनके पुराने स्वभाव से बिल्कुल अलग है। सबसे अजीब बात, जिस दिन सिल्विया की स्टेज डेथ होने वाली थी, उससे एक दिन पहले ही उन्होंने सिल्विया से जुड़े सारे निवेश वापस ले लिए थे। लूना की आंखें और गहरी हो जाती हैं। आगे बोलो। एथन एक मेडिकल रिपोर्ट निकालता है। और भी है। 3 महीने पहले यंग मास्टर जेड को 104 डिग्री बुखार था। होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले किसी को स्विट्जरलैंड भेजा, आपको ढूंढने के लिए। लूना की उंगलियां धीरे धीरे टेबल पर टकराने लगती हैं और हर सेकंड वो रफ्तार बढ़ती जाती है। हर सबूत एक नामुमकिन नतीजे की तरफ इशारा कर रहा था। आज वाला जेवियर जैसे भविष्य देख सकता था, वो फाइल बंद कर देती है। मेरे नाम वाले उस अनजान फंड का बैकग्राउंड भी पता करो। उसी शाम एक चैरिटी गाला में लूना मेरे हाथ में हाथ डालकर अंदर आती है। उसने लंबा गाउन पहना हुआ था। मैं तुरंत महसूस कर लेता हूं, आज वो कुछ ज्यादा शांत थी। बिना ध्यान दिए उसकी उंगली बार बार ग्लास के किनारे को छू रही थी, उसकी पुरानी आदत जब वो गहरी सोच में होती थी। मैं धीरे से पूछता हूं, कुछ सोच रही हो? लूना अचानक मेरी तरफ देखती है, तुम्हें याद है जब हम 10 साल के थे तब हमने एक शर्त लगाई थी? मैं बिना सोचे जवाब देता हूं, तुम हार गई थी और तुम्हें स्कूल में स्कर्ट पहनने का वादा करना पड़ा था। मैं हल्का हंसता हूं, तुम्हारे डैड इतने गुस्सा हुए थे कि तुम 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। फिर मैं जोड़ता हूं, जो सिल्वर रिंग मैंने तुम्हें दी थी वही इनाम था। लूना का चेहरा हल्का सा बदलता है। फिर वो पूछती है, तुम्हें पता है मैं विदेश क्यों गई थी? मैं जवाब देने ही वाला था, क्योंकि 1 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, लेकिन असल में तुम इसलिए गई थी क्योंकि। मेरे शब्द अचानक गले में अटक जाते हैं। लूना की आंखें अब तलवार जैसी तेज हो चुकी थीं। वो धीरे से अपना ग्लास नीचे रखती है, फिर बहुत धीमी आवाज में बोलती है, इतनी धीमी कि सिर्फ मैं सुन सकूं। जेवियर जेड, मैंने कभी किसी को असली वजह नहीं बताई। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में उतर जाती हैं। तुम आखिर हो कौन? टेरेस पर रात की हवा में फूलों की हल्की खुशबू थी। पुनर्जन्म के बाद पहली बार मुझे सच में बेचैनी महसूस होती है। लूना अंधेरे हिस्से में खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे के सिर्फ आधे हिस्से पर पड़ रही थी और वो पहले से भी ज्यादा सख्त लग रही थी। मैं धीरे से लंबी सांस लेता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं एक बार मर चुका हूं तो क्या तुम भरोसा करोगी? अगले 20 मिनट में मैं उसे सब कुछ बता देता हूं, धोखा, दर्द और अपनी मौत तक। जब मैं उस एक्सीडेंट वाली रात तक पहुंचता हूं, मेरी आवाज अपने आप कांपने लगती है। चारों सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे और बस मुझे खून में मरते हुए देखते रहे। लूना के चेहरे पर पहले सदमा आता है, फिर कुछ और जिसे समझना मुश्किल था। और जब मैं उसे बताता हूं कि आखिर में मेरी लाश लेने वहीं आई थी, तो उसकी उंगलियां इतनी कस जाती हैं कि सफेद पड़ जाती हैं। हम दोनों के बीच लंबी खामोशी फैल जाती है। फिर लूना की बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनाई देती है, तो तुमने मुझे सिर्फ अपराध बोध की वजह से चुना?
तुमने मुझे तुम्हारी लाश उठाते देखा और फिर तय किया कि उसका बदला चुकाना है। मैं तुरंत उसकी तरफ देखता हूं। नहीं, मैं सच में। लूना मुझे बीच में ही रोक देती है। बस उसकी आवाज थकी हुई थी। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। हमारे बीच जो भी है उसे समझने के लिए। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ चल देती है। कुछ समय तक मुझसे मिलने मत आना। और अगले ही पल मैं टेरेस पर अकेला रह जाता हूं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लूना जैसी घमंडी और मजबूत लड़की वो कैसे ऐसे एहसास को स्वीकार करती जिसकी शुरुआत अपराध बोध से हुई हो। अंदर हॉल से हंसी की आवाजें आ रही थीं। तभी सिल्विया की तंज भरी आवाज सुनाई देती है। लगता है सीईओ जंग और यंग मास्टर का झगड़ा हो गया। मैं आंखों के कोने की नमी पोंछता हूं और खुद को सीधा खड़ा कर लेता हूं। मैं जाने ही वाला था कि फोन वाइब्रेट करता है। आपके नाम की तीनों माइनिंग एसेट्स वापस ट्रांसफर कर दी गई हैं। उसके तुरंत बाद एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। अब हम बराबर हैं। मेरे कदम रुक जाते हैं। इसका क्या मतलब? कुछ सेकंड बाद जवाब आता है। पैसों का हिसाब खत्म। अब सिर्फ हमारे बीच का हिसाब बाकी है। उधर लूना अपने प्राइवेट वाइन सेलर में बैठी थी। आधी बोतल मैकेलन खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके गले की कड़वाहट कम नहीं हो रही थी। वो धीरे से खुद को कोसती है। उसे खुद नहीं पता उसका गुस्सा पिछले जन्म वाले जेवियर पर था या खुद पर, जो फिर उसी जाल में फंस गई थी। वो खाली गिलास को देखती है, फिर धीमे से हंस देती है। कितनी मजेदार बात है। इस जिंदगी में मैंने बस दूर से चुपचाप उसे देखते रहने का फैसला किया था। सोचा था शायद एक दिन वो खुद मुड़कर मुझे देखेगा। उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। और अब वो वापस आया भी तो उस जिंदगी के अपराध बोध के साथ जो मैंने कभी जी ही नहीं। वो खुद पर हंस पड़ती है। लूना जंग, तुम सच में बिल्कुल नहीं बदली। वो आखिरी घूंट पीकर गिलास जोर से मार्बल काउंटर पर रख देती है। टक। उसी पल एक ठंडा हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। मैं उसके पीछे खड़ा था। उसे पता ही नहीं चला मैं कब आया। मेरे पैरों में जूते तक नहीं थे। नंगे पैर बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर टिके हुए थे। लूना धीरे से पूछती है, तुम अंदर कैसे आए? उसकी आवाज शराब की वजह से भारी हो चुकी थी। मैं एक चाबी उठाकर हिलाता हूं। शर्त में जीती थी। अचानक उसे याद आता है उसने वो स्पेयर की कभी वापस ली ही नहीं थी। वो चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। मुझे तमाशा बनते देखने आए हो? मैं उसके हाथ से गिलास ले लेता हूं और उसमें बची शराब खुद पी जाता हूं। गले में जलन उठती है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं, मैं सिल्विया से इसलिए दूर नहीं हुआ क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था और मैंने तुम्हें अपराध बोध में नहीं चुना। मेरी उंगली उसकी भौं के पुराने निशान को छूती है। वही निशान जो हमें 15 साल की उम्र में लगा था। मैं धीरे से कहता हूं, इस बार मुझे आखिरकार साफ दिख गया कौन सच में इसके लायक है। पूरा वाइन सेलर खामोश हो जाता है। बस दो लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लूना का गला हल्का सा हिलता है। वो मुझे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसकी उंगलियां उल्टा मेरी कलाई पकड़ लेती हैं। उसकी आवाज धीमी थी। जेवियर, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बर्थडे बैंक्वेट में क्यों नहीं आई थी? मैं सिर हिलाता हूं। लूना की नजरें नीचे झुक जाती हैं। क्योंकि उस साल जब तुम 22 साल के थे, मैंने तुम्हें सिल्विया की तरफ जाते हुए देखा था। वो मुश्किल से मुस्कुराती है और मैंने खुद से कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं बिना किसी पछतावे के तुम्हें जाने दूंगी। मेरी आंखों से अचानक आंसू गिर पड़ते हैं, सीधे उसके हाथ पर। लूना जैसे जल गई हो वैसे झटके से खड़ी हो जाती है, लेकिन मैं उसकी जैकेट का किनारा पकड़ लेता हूं। लूना, अगर इस जिंदगी में भी मैंने सिल्विया को ही चुना होता तो तुम क्या करती? उसका जबड़ा इतना कस जाता है कि हल्का कांपने लगता है। काफी देर बाद वो दांत भींचकर बोलती है, मैं बस देखती रहती जब तक तुम फिर से मेरे सामने मर नहीं जाते। उसकी बात हमारे बीच बची, आखिरी दीवार भी तोड़ देती है। लूना अचानक मेरा हाथ पकड़ती है और तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। मैं उसका हाथ रोकने की कोशिश करता हूं। मुझे छोड़ो, चुप रहो। वो बेडरूम का दरवाजा पैर से खोलती है, लेकिन मुझे बिस्तर पर बहुत धीरे से बैठाती है। फिर नीचे देखकर भौहें सिकोड़ती हैं। तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है। तभी मुझे एहसास होता है वाइन सेलर में टूटे कांच पर मेरा पैर पड़ गया था। लूना कुछ देर के लिए बाहर जाती है, फिर वापस आकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। वो चिमट्टी से मेरे पैर में फंसे कांच के टुकड़े एक एक करके निकालने लगती है। जब शराब वाला कॉटन घाव को छूता है, मैं हल्का सा कांप उठता हूं। अच्छा हुआ, वो धीमे से बड़बड़ाती है, लेकिन उसके हाथ और नरम हो जाते हैं।
पट्टी खत्म करने के बाद वो उठकर जाने लगती है और तभी मैं पीछे से उसे बाहों में भर लेता हूं। जिस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ था उसी दिन मैं स्विट्जरलैंड का टिकट खरीदने गया था। लूना पूरी तरह स्थिर हो जाती है। मैं धीरे से बोलता रहता हूं, मैं पूरा दिन एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा। फ्लाइट बार बार लेट होती रही, फिर मौसम की वजह से कैंसिल हो गई। मैं आंखें बंद कर लेता हूं और तब मैंने सोचा मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। इस बार कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चांदनी पर्दों के बीच से अंदर आ रही थी। लूना धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ती है और दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लेती है। जेवियर, तुम्हें डर नहीं लगता कि हम फिर उसी अंजाम तक पहुंच जाएंगे? मैं झुककर उसके होठों के कोने को हल्के से चूम लेता हूं, फिर धीरे से कहता हूं, तो अगली जिंदगी में हम फिर एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। वो किस बहुत हल्का था, लेकिन उसी पल लूना की आखिरी दीवार भी टूट जाती है। जब हम अलग होते हैं तब मुझे एहसास होता है हमारी उंगलियां आपस में जुड़ चुकी थीं और मुझे पता भी नहीं चला कब। सुबह होने से पहले की हल्की रोशनी में मेरी आंख खुलती है। लूना मेरी बाहों में गहरी नींद में थी। उसकी भौहों के बीच की हल्की सिलवट आखिर गायब हो चुकी थी। मैं धीरे से उंगली उसके चेहरे पर फेरता हूं, उसकी तेज भौहों से लेकर नाक की सीधी रेखा तक। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है। एक न्यूज अलर्ट। लिन ग्रुप पर फाइनेंशियल फ्रॉड का शक। शेयर कीमत 50% गिरी। उधर लिन ग्रुप के बोर्डरूम में सिल्विया गुस्से में टैबलेट दीवार पर दे मारती है। फ्रॉड रिपोर्ट किसने लीक की? किसने? सीएफओ सावधानी से बोलता है, मिस लिन, ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से 8 बिलियन फंड्स गायब हैं। सिल्विया तुरंत उसकी टाई पकड़ लेती है। चुप रहो, मैं तुम्हें समस्याएं सुलझाने के लिए पैसे देती हूं, नई समस्या बनाने के लिए नहीं। फिर वो लीगल टीम की तरफ मुड़ती है। अभी के अभी जंग ग्रुप पर डिफेमेशन का केस करो। लीगल हेड माथे का पसीना पोंछता है, लेकिन लूना ने जो सबूत जारी किए हैं उनकी पूरी चेन बहुत मजबूत है। उसकी आवाज और धीमी हो जाती है। यहां तक कि बैंक के साथ हमारी बातचीत की सीक्रेट रिकॉर्डिंग भी है। अचानक सिल्विया पूरी तरह शांत हो जाती है। वो उसकी टाई छोड़ देती है, फिर धीरे धीरे चलकर फर्श से छत तक बनी बड़ी कांच की खिड़की के सामने जा खड़ी होती है। बाहर झिंग बे का सबसे चमकता हुआ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट फैला था। वो धीमे से बोलती है, अच्छा। फिर उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आती है। बहुत अच्छा। वो फोन उठाकर एक नंबर मिलाती है। एलेना, प्लान बी शुरू करो। उधर जंग ग्रुप की टॉप फ्लोर ऑफिस में मैं लूना की डेस्क से टिक कर खड़ा था। स्क्रीन पर डेटा देखते हुए उंगलियां चला रहा था। इन्होंने रातों रात अपने सारे ओवरसीज एसेट्स बेच दिए। मैं हल्का हंसता हूं। लगता है अब ये लोग सब कुछ दांव पर लगाने वाले हैं। लूना बिना सिर उठाए लगातार दस्तावेजों पर साइन करती रहती है। लिन और ये फैमिली दोनों ने आज सुबह हमारे साथ चल रहे 3 प्रोजेक्ट्स खत्म कर दिए। मैं मुस्कुराता हूं और एवा तो सबसे ज्यादा खतरनाक निकली। वो हमारी पूरी चिप रिसर्च टीम को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस बार लूना आखिर सिर उठाती है। उसकी आंखों में ठंडी चमक उतर आती है। उसकी चिंता मत करो। उस टीम के हर कोर मेंबर ने महीनों पहले नॉन कंपीट एग्रीमेंट साइन किया था। अगर एवा उन्हें छूने की कोशिश करेगी तो कम से कम 2 बिलियन का जुर्माना देना पड़ेगा। मैं अचानक आगे झुकता हूं और उसकी भौहों के बीच की हल्की सिलवट उंगली से हटा देता हूं। पूरी रात जागने के बाद सीईओ जंग और भी खूबसूरत लगती हैं। लूना तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है। यंग मास्टर जेड, ये ऑफिस है। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आती ही है कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। एथन अंदर आता है। सीईओ जंग, मिस्टर जेड, ब्रेकिंग न्यूज। सिल्विया और बाकी 4 परिवार हमारी क्लीन एनर्जी डिवीजन को शॉर्ट सेल कर रहे हैं। मैं और लूना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगले ही पल हम दोनों एक साथ मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद वाले पूरे हफ्ते बिजनेस वर्ल्ड एक खतरनाक लड़ाई देखता है। सिल्विया अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके जंग ग्रुप के शेयर नीचे गिराने की कोशिश करती है और लूना उसी गिरावट का फायदा उठाकर सस्ते में शेयर वापस खरीद लेती है। एलेना की टीम नॉन कंपीट पेनल्टी में करोड़ों गंवा देती है। सेरेना प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर अफवाहें फैलाती है। तो जवाब में मैं फैक्ट्री फ्लोर का लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता हूं। लेकिन सबसे बुरा हाल एवा का होता है। जिस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में उसने पैसा लगाया था वो पूरा स्कैम निकलता है और एक ही रात में वो पूरे इंटरनेट पर मजाक बन जाती है। उसी दिन
एथन तेजी से मेन ऑफिस में घुसता है। मिस्टर जेड, सीईओ जंग, ताजा खबर। सिल्विया ने लेन फैमिली की पुश्तैनी हवेली तक गिरवी रख दी है। उस वक्त मैं लूना की जैकेट ठीक कर रहा था। मेरी उंगलियां वहीं रुक जाती हैं। क्या वो पागल हो गई है? लूना धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेती है। अब उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची। उधर लिन ग्रुप के अंदर पूरा माहौल बिखरा हुआ था। सिल्विया ने अपना ऑफिस खुद तोड़ डाला था। बैंक लोन रिन्यू क्यों नहीं कर रहे? सेक्रेटरी कांपती आवाज में जवाब देती है। सीईओ जंग ने सेंट्रल बैंक को बीच में ला दिया है। अब सब कुछ उनकी निगरानी में है। सिल्विया एकदम जम जाती है, फिर तुरंत कार की चाबी उठाकर बाहर भागती है। लेकिन अंडरग्राउंड पार्किंग में पहले से रिपोर्टर्स भरे हुए थे। वो किसी तरह कार में घुसती है और तभी देखती है लियो पहले से पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। सिल्विया, मेरे पास सब पलटने का तरीका है। सिल्विया गुस्से में उसे जोर से धक्का देती है। अगर तुमने शुरुआत में जेवियर के साथ यह सब नहीं किया होता तो बात यहां तक आती ही नहीं। लियो कार के दरवाजे से टकराता है। उसकी आंखों के आंसू उसी पल झार में बदल जाते हैं। उस रात देर से मैं अकेला कार चलाकर अपार्टमेंट लौट रहा था। मैंने अभी कार पार्क ही की थी कि पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है। मैं मुड़ भी नहीं पाता कि कोई मेरे मुंह और नाक पर दबा भीगा कपड़ा दबा देता है। संघर्ष करते हुए मुझे लियो का टेढ़ा चेहरा दिखता है। अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। यंग मास्टर। सब कुछ अंधेरा होने से ठीक पहले मेरा हाथ जेब में पड़े फोन तक पहुंच जाता है। उधर लूना मीटिंग में बैठी थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लोकेशन पिंग चमकती है, उसके साथ एक लाल निशान। एसओएस ट्रिगर हो चुका था। पूरा कमरा हैरानी से देखता रह जाता है जब उनकी बॉस जोर से टेबल पर मुक्का मारती है। अभी गाड़ी निकालो। छोड़ी हुई केमिकल फैक्ट्री के अंदर तेज जहरीली बदबू फैली हुई थी। मैं जंग लगी लोहे की कुर्सी से बंधा बैठा था। सामने पूरी तरह टूट चुका लियो खड़ा था। मेरी आवाज डरावनी तरह से शांत थी। तुम इससे बच नहीं पाओगे। चुप। लियो हाथ उठाता है। उसके नाखून मेरे चेहरे पर 3 खून भरी लकीरें छोड़ देते हैं। जब लूना यहां आएगी तो तुम दोनों यहीं मरोगे। मेरे पीछे 5 आदमी विस्फोटक लगा रहे थे। उनमें से एक घबराकर बोलता है, मिस्टर लियो, हमें तो सिर्फ किडनैप करने के लिए कहा गया था। लियो बैग से नोटों की मोटी गड्डी निकालकर जमीन पर फेंक देता है। चुन लो, अपनी जान या पैसे लेकर चुप रहना। मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। इतने विस्फोटक पूरी बिल्डिंग उड़ाने के लिए काफी थे। तभी बाहर से इंजन की तेज आवाज आती है। एक काली एसयूवी सीधे लोहे का गेट तोड़ते हुए अंदर घुसती है। दरवाजा खुलते ही धांये गोली चलती है। लूना तुरंत साइड हटती है और जवाबी फायर करती है। गोली सीधे हथियार पकड़े आदमी के घुटने में लगती है। उसके चेहरे पर अब भी ताजा खून लगा हुआ था। वो यहां तक लड़ते हुए पहुंची थी। लियो चीखते हुए मुझे पकड़कर खड़ा कर देता है और चाकू मेरी गर्दन पर रख देता है। लूना! एक कदम और बढ़ी तो इसका चेहरा काट दूंगा। लूना बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूक नीचे फेंक देती है। मैं पूरी ताकत से छटपटाता हूं। तुम पागल हो क्या? भागो, यहां बम लगे हैं। लियो मेरा मुंह दबा देता है। चाकू मेरी गाल पर खून की पतली लाइन खींच देता है। वो पागलों जैसी हंसी हंसता है। कितना भावुक सीन है। वो पैर से डेटोनेटर को छूता है। सीईओ जंग, घुटनों पर बैठो और मुझसे भीख मांगो, फिर शायद मैं इसे छोड़ दूं। लूना की आंखें गुस्से से जम चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो सच में घुटनों पर बैठ जाती है। लियो पागलों की तरह हंस पड़ता है। इतना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं तुम अपना सिर जमीन पर झुकाओ। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। मैं बार बार सिर हिलाता मेरे गले से टूटी हुई आवाज निकलती है। लेकिन लूना धीरे धीरे सिर झुकाने लगती है और जैसे ही उसका माथा जमीन छूने वाला होता है, धाई एक गोली की आवाज गूंजती है। लियो का चाकू पकड़ा हाथ खून से फट पड़ता है। उसी पल लूना बिजली की तरह उठती है और मुझे अपनी तरफ खींचकर पीछे कर लेती है। मैं चीख पड़ता हूं, सावधान। उसी पल जब लूना पीछे मुड़ती है, एक लंबा चाकू पीछे से उसके शरीर में धंस जाता
है सीधे उसकी छाती में। गर्म खून मेरे चेहरे पर छिटक जाता है। मैं लूना को लड़खड़ाते हुए देखता हूं, लेकिन फिर भी वो मेरे सामने खड़ी रहती है। थाएं, थाएं, थाएं। वो लगातार 3 गोलियां चलाती है और हमलावर वहीं गिर जाता है। मैं उसे पकड़ लेता हूं जब उसका शरीर धीरे धीरे नीचे फिसलने लगता है। मैं पूरी तरह टूट चुका था। लूना, तुम यहां क्यों आई? वो दीवार से टिक जाती है। उसके होंठों के कोने से खून बह रहा था। कांपता हुआ हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचता है और वो मुश्किल से हल्की मुस्कान देती है। क्योंकि तुम मेरे मंगेतर हो। दूर से सायरन की आवाज आने लगती है। उसी वक्त लियो चीखता हुआ डेटोनेटर की तरफ भागता है। लूना अपनी बची हुई आखिरी ताकत से बंदूक उठाती है। धाई! गोली सीधे लियो के कंधे में लगती है। वो चीखकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसी पल लूना का हाथ नीचे गिर जाता है। हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर मैं मूर्ति की तरह बैठा था। अब भी मेरे कपड़ों पर सूखा हुआ खून लगा था। मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे थे, कांपते जा रहे थे। मैं अचानक धीमी आवाज में पूछता हूं, क्या वो मर जाएगी? एथन की आंखें लाल थीं। वो धीरे से सिर हिलाता है। सीओ जंग पर भरोसा रखिए। मैं अपनी हथेलियों पर जमे सूखे खून को देखता हूं। पिछली जिंदगी में जब मैं मरा था, क्या वो भी इतनी डरी हुई थी? इतनी टूट चुकी थी? 7वें दिन की सुबह मॉनिटर अचानक तेजी से बीप करने लगता है। मेरी आंख झटके से खुलती है। मैं देखता हूं लूना की उंगलियां हल्की सी हिल रही थीं। डॉक्टर, मेरी आवाज इतनी टूट चुकी थी कि ठीक से निकल भी नहीं पाती। मैं पूरी ताकत से कॉल बटन दबा देता हूं। लूना धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी नजर कुछ पल भटकती है, फिर मेरे थके हुए चेहरे पर आकर रुक जाती है। मेरे आंसू उसके हाथ पर गिरने लगते हैं। वो बड़ी मुश्किल से हाथ उठाती है। उसकी उंगली मेरी आंखों के कोने की लालिमा को छूती है। तुम बहुत बुरे लग रहे हो। मैं हंसते हुए रो पड़ता हूं और उसका हाथ अपने चेहरे से लगा लेता। बुरा तो तुम लग रही हो। सीधे छाती में चाकू खाकर भी हीरो बनने की कोशिश कर रही थी। उसके ऑक्सीजन मास्क पर हल्की भाप जमती है। वो उंगली हल्का सा हिलाती है। मैं तुरंत झुक जाता हूं। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है, अगर इस जिंदगी में भी मैं आखिर में हार जाती तो क्या तुम्हें मुझे चुनने का पछतावा होता? मैं तुरंत सिर हिला देता हूं। मेरे आंसू सफेद चादर पर गिरते रहते हैं। पिछली जिंदगी में तुमने मेरी लाश उठाई थी। इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा। हार्ट। मॉनिटर की लाइन अचानक तेजी से ऊपर उठती है। डॉक्टर्स भागते हुए अंदर आते हैं, लेकिन अगले ही पल सब रुक जाते हैं। जंग फैमिली की वो महिला जिसे किसी ने कभी रोते नहीं देखा था, वो उसी फैमिली के यंग मास्टर का हाथ पकड़े आंसुओं में टूट चुकी थी। 1 महीने बाद जंग ग्रुप के टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्टर की तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। मैं रिमोट क्लिक करता हूं और रिकॉर्डिंग चल पड़ती है। सिल्विया की आवाज साफ सुनाई देती है। शादी से 1 दिन पहले मैं प्लेन क्रैश का इंतजाम कर दूंगी, फिर मैं लियो को लेकर विदेश चली जाऊंगी। तुम तीनों जेवियर को बिजी रखना। रिकॉर्डिंग में एलेना की हंसी गूंजती है। चिंता मत करो, हम उसका इतना हाल कर देंगे कि वो तुम्हें ढूंढने तक नहीं आएगा। पूरा हॉल हिल जाता है। रिपोर्टर्स एक साथ शोर मचाने लगते हैं। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। मैं स्टेज पर शांत खड़ा रहता हूं। यह रिकॉर्डिंग 1 साल पुरानी है। मैं अगली वीडियो खोलता हूं। सिक्योरिटी फुटेज में साफ दिखता है, लियो जानबूझकर मुझे पूल में धक्का देता है और उन चारों में से कोई भी मुझे बचाने नहीं आता। लूना रिमोट अपने हाथ में ले लेती है। अगले फुटेज में वो लोग घोड़ों को इंजेक्शन लगाते दिखते हैं। जिंगबे के सबसे बड़े लोगों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। ये सबूत बाहर आने के बाद चारों परिवार खत्म हो चुके थे। खबर आग की तरह फैल जाती है। एक एक करके बिजनेस पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने लगते हैं। सबसे बुरा हाल एवा का होता है। उसके प्राइवेट इक्विटी फंड पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक होता है और पुलिस सीधे उसे पकड़कर ले जाती है। उधर लियो अपने अपार्टमेंट के बाहर पेपराजी से घिर चुका था। धक्का मुक्की में उसकी विग उतर जाती है और नीचे से उसके झड़ते बाल दिखने लगते हैं। लंबे समय से ली जा रही मानसिक दवाइयों का असर। वो सड़क पर बैठकर चीखने लगता है। कैमरे उसकी हर बेइज्जती रिकॉर्ड
करते रहते हैं। मैं कार के अंदर बिना भाव के वो सब देखता। फिर धीरे धीरे कार की खिड़की ऊपर चढ़ जाती है। लूना मेरी तरफ देखती है। अब संतुष्ट हो? मैं हल्का सिर हिलाता हूं। अभी एक आखिरी कदम बाकी है। उसी समय सिल्विया अपने ऑफिस में सब कुछ तोड़ चुकी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। लूना, जेवियर, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। वो अपनी तिजोरी से बंदूक निकालती है और सीधे जंग ग्रुप की तरफ निकल जाती है। लेकिन रास्ते में एक डिलीवरी ट्रक उसकी कार के सामने आ जाता है। उसकी कार घूमती है और बैरियर से टकरा जाती है। एयरबैग खुलने के उसी पल वो सामने वाली कार में बैठे एथन को देखती है। वो फोन पर बात कर रहा था। सिल्विया सब समझ जाती है। यह हादसा लूना का आखिरी तोहफा था। उधर ऑफिस में मैं सेब छील रहा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी। लिन ग्रुप की पूर्व वारिस सिल्विया लिन कार एक्सीडेंट में गंभीर घायल, हत्या की कोशिश के शक में अब पुलिस हिरासत में। लूना बिस्तर के सहारे टिककर बैठी थी। वो धीरे से कहती है, पिछली जिंदगी में उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया था सब वापस उन पर आ चुका है। मैं सेब के छोटे टुकड़े काटता हूं और एक टुकड़ा उसके होंठों तक ले जाता हूं। अभी नहीं, उन्होंने अभी तक तुम्हारा पूरा कर्ज नहीं चुकाया। मैं हाथ साफ करता हूं, फिर बैग से एक फाइल निकालता हूं। लिन ग्रुप के कोर पेटेंट्स का सोर्स कोड अब तुम्हारा है। लूना भौं उठाती है। तुम्हें यह कैसे मिला? मैं आंख झपकाता हूं। सिल्विया के पर्सनल कंप्यूटर का पासवर्ड। उस दिन की तारीख थी जब वो पहली बार लियो से मिली थी। मैं हल्का हंसता हूं। अच्छा हुआ वो कभी उस आदत से बाहर नहीं निकली। 1 महीने बाद फैसला सुना दिया जाता है। कोर्ट सिल्विया को 15 साल की सजा सुनाता है। मैं और लूना गैलरी में बैठे थे। हम उस लड़की को हथकड़ियों में जाते देखते हैं जो कभी सबसे ताकतवर मानी जाती थी। हमारे पास से गुजरते वक्त सिल्विया अचानक मेरी तरफ झपटती है। जेवियर, तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। तुम जानते हो ये सच है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं उसे पकड़कर रोक लेता हूं। फिर बहुत धीमी आवाज में कहता हूं ताकि सिर्फ वो सुन सके। जो जेवियर तुमसे प्यार करता था वो उस बरसाती रात में मर गया था, जिस रात तुम सब खड़े होकर उसे मरते देखते रहे। सिल्विया बिजली गिरने की तरह जम जाती है। फिर पुलिस उसे घसीट कर ले जाती है। जब हम कोर्ट से बाहर निकलते हैं, धूप गर्म और चमकदार थी। लूना मेरा हाथ पकड़ लेती है। अब भी उनसे नफरत करते हो? मैं नीले आसमान की तरफ देखता हूं और लंबी सांस छोड़ता हूं। अब नहीं। मैं मुड़कर लूना को अपनी बाहों में भर लेता हूं, चेहरा उसके कंधे में छुपा लेता हूं। इस जिंदगी में मैं बस तुम्हें अच्छी तरह प्यार करना चाहता हूं। लूना सिर उठाकर मुझे चूम लेती है। चलो घर चलते हैं मिस्टर जेड। हमारी शादी के 3 साल बाद जंग ग्रुप की टॉप फ्लोर फिर से रेनोवेट हो रही थी। मैं खुद खड़े होकर एक पेंटिंग लगवा रहा था। बसंत के धुंधले पहाड़, मेरे गुरु की आखिरी पेंटिंग, जिसे लूना ने 3 गुना कीमत देकर रिस्टोर करवाया था। एथन हाथ में टैबलेट लेकर आता है, चेहरे पर बेबस मुस्कान थी। मिसेस जेड ने फिर लंच छोड़ दिया। मैंने सब कोशिश कर ली। लूना एक हाथ अपने हल्के से उभरे पेट पर रखे चुपचाप न्यूट्रिशनिस्ट वाला खाना डस्टबिन में डाल रही थी। मैं लैपटॉप बंद कर देता हूं और खुद बाहर जाकर उसके पसंदीदा मसालेदार राइस नूडल्स खरीद लाता हूं। वापस आते वक्त कैमरे मुझे पकड़ लेते हैं। सी ग्रुप का डरावना सीईओ हाथ में प्लास्टिक बैग ले, बहुत संभाल कर गर्म नूडल्स का बाउल पकड़े हुए। सी कपल फिर से ट्रेंड करने लगता है। डिलीवरी वाले दिन मैं लगभग पूरा मैटरनिटी वार्ड तोड़ देता हूं। मैं हॉस्पिटल डायरेक्टर की कॉलर पकड़ लेता हूं। अभी प्रोसीजर करो। 12 घंटे से दर्द में है वो। लूना कमजोर हाथ से मेरी बाजू पकड़ती है। उसकी आवाज कांप रही थी। जेवियर, शांत हो जाओ। मैं लगभग टूट जाता हूं। मैं शांत कैसे रहूं? और फिर पूरे कमरे में बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। लूना मेरी तरफ देखती है। मैं उसके बिस्तर के पास घुटनों पर बैठा था, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। नर्स मुस्कुराकर पूछती है, नाम क्या रखेंगे? मैं धीरे से जवाब देता हूं, या नहीं। हमारी बेटी के 1 महीने पूरे होने वाले दिन मुझे अलमारी में एक लॉक्ड सेफ मिलता है। उसका पासवर्ड वही तारीख थी जिस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ था। अंदर वो असली जांच रिपोर्ट रखी थी। मैं धीरे से पीछे मुड़ता हूं। लूना दरवाजे पर हमारी बेटी को गोद में लिए खड़ी थी। तुम्हें सब पहले से पता था? लूना सोती हुई बच्ची को पालने में रखती है, फिर पीछे से मुझे बाहों में भर लेती है। जिस दिन तुम्हारे माता पिता मुझसे मिलने आए थे, उसी दिन से मैंने जांच शुरू कर दी थी। मैं धीरे से पूछता हूं, इतनी नामुमकिन बात, फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया? वो हल्के से मुझे चूमती है, क्योंकि मुझे ये बात तुमने बताई थी। चिंगमिंग के दिन कब्रिस्तान पर हल्की बारिश हो रही थी। मैं बिना नाम वाली कब्र के सामने सफेद गुलाब रखता हूं।
वही जगह जहां मेरे पिछले जन्म वाला शरीर दफन था। लूना काला छाता पकड़े खड़ी थी, छोटी यानई उसकी गोद से बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पापा, आप किससे बात कर रहे हो? लूना एक घुटने पर बैठ जाती है, उसका हाथ ठंडे पत्थर पर टिकता है। किसी बहुत जरूरी इंसान से। मेरी आंखें हल्की जलने लगती हैं। बारिश में मैं अपनी पत्नी का नरम चेहरा देखता हूं, मैं दोनों को अपनी बाहों में खींच लेता हूं। इस जिंदगी में मैं तुम दोनों के साथ बूढ़ा होना चाहता हूं। घर लौटते वक्त यानी अपनी कार सीट में गहरी नींद में थी। मैं सिर लूना के कंधे पर टिकाता हूं और तभी मेरी नजर उसके फोन स्क्रीन पर जाती है। डिलीवरी रूम में ली गई हम तीनों की पहली फोटो, 2 जिंदगियां और आखिरकार एक पूरा परिवार।